देखो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से। नाउन, जैसे कि सबको ही पता होगा, ये कोई नई बात नहीं है कि नाउन जो होता है वो नाम होता है, ठीक है। नाम क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, आइडेंटिटी। हाँ, देखो, नाम खैर होता है किसी भी चीज को रेफर करने के लिए जो उसकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, ठीक है, जिसके थ्रू उसको पहचाना या रेफर किया जाता है, वो नेम होता है, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नाउन इज द रेफरेंस। नाउन जो होता है वो थिंग्स का, पीपल का, प्लेसेस का रेफरेंस होता है जिसके थ्रू हम उन्हें रेफर करते हैं। काम क्या होता है इन वर्ड्स का जिन्हें हम नाउन कहते हैं इंग्लिश में, वो भी देखो समझ लेना। इट एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट विद वर्ब्स। तो एक तो हम नाउन को सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बना के लिखते हैं वर्ब्स के साथ में, या फिर एज ऑब्जेक्ट विद प्रेपोजिशंस। तो जिन वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं उनका यूज सेंटेंस में इस तरीके से किया जाता है, या तो ऑब्जेक्ट बना के वर्ब और प्रेपोजिशन के साथ में, या वर्ब के साथ में सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बना के। अब देखो, सब्जेक्ट क्या होता है सबको पता, ऑब्जेक्ट क्या होता है सबको पता, वर्ब क्या वो भी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या वो भी सबको पता होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कमल kept the book on the table. Mohan is my friend. अब देखो, फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने वर्ब लिखी है कीप, ये कमल इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन प्रेपोजिशन हो गई, टेबल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जो कमल है ना, ये किसी पर्सन का रेफरेंस है, कोई इंडिविजुअल जिसका नाम कमल होगा उसको रेफर करने के लिए वर्ड यूज हो रहा है, तो ये हो गया नाउन, रेफरेंस टू सम इंडिविजुअल। बुक भी नेम हो गया, रेफरेंस टू अ थिंग, एक थिंग है जिसको रेफर किया जा रहा है, जिसमें नॉलेज मतलब लिखा होता है, जो भी होता है टेक्स्ट का कंपाइलेशन होता है। तो ये भी एक रेफरेंस है, ये भी नाउन हो गया, ये भी रेफरेंस है, ये भी नाउन हो गया। वो थिंग का रेफरेंस है, ये पर्सन का रेफरेंस है, तो दोनों नाउन हो गए। उसके बाद में जो ऑन प्रिपरेशन में टेबल लिखा, वो भी किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो ये भी नाउन हो गया। तो वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होता है, प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट नाउन होता है। अच्छा, मोहन जो है ये किसी इंडिविजुअल का रेफरेंस है, तो ये नाउन हो गया। माई फ्रेंड जो है वो नेम ऑफ रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन का रेफरेंस है, तो वो भी नाउन हो गया। अब हम देख रहे हैं जो माई फ्रेंड है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट फ्रेंड है वो दैट इज द नेम ऑफ अ रिलेशन, मोहन इज द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। तो ऐसे वर्ड जो किसी के लिए यूज किए जाते हैं एज अ रेफरेंस, वो नाउन होते हैं। उनका काम सेंटेंस में यही होता है जो इन वर्ड्स का है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनना। अब इसके आगे की चीजें जो हमें सीखनी है नाउन से रिलेटेड, जिन पे बेस हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उनको समझने के लिए हमें नाउन के टाइप्स को समझना पड़ेगा। देखो, नाउन्स को जो हम कैटेगराइज करते हैं, तो एक तो होते हैं प्रॉपर नाउन। कोई बच्चा प्रॉपर का मीनिंग बताएगा? हाँ? नहीं, प्रॉपर का मीनिंग बताओ, प्रॉपर नाउन नहीं, केवल प्रॉपर वर्ड का मीनिंग बताओ। प्रॉपर का मतलब एग्जैक्ट होता है, सटीक। प्रॉपर का मतलब होता है विच इज एग्जैक्ट। तो प्रॉपर नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी एग्जैक्ट पर्सन को या थिंग को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसका जो अपना एग्जैक्ट रेफरेंस है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं, दीज आर द नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर थिंग्स, या हम ऐसे कह सकते हैं दीज आर पर्टिकुलर नेम्स। तो ऐसे नेम्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए यूज होते हैं, बाकियों के लिए यूज नहीं होते। जैसे कोई भी पर्सन है, मोहन है मान लो, या कोई भी है, तुम सारे लोग हो, ठीक है, जिसका भी अपना नेम होता है ना, वो प्रॉपर ही होता है।
तो एक ऐसा नाउन जिसका यूज हम किसी एक पर्टिकुलर को रेफर करने के लिए यूज करते हैं वो प्रॉपर होता है। अब जैसे जिस शहर में हम लोग रहते हैं, ये दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है। या फिर जैसे नेपाल एक पर्टिकुलर कंट्री है, ताजमहल एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है, गंगा एक पर्टिकुलर रिवर है, रामायणा एक पर्टिकुलर बुक है। ठीक है, या जैसे अभी वो कोई मूवी का नाम लिख दे, मान लो डिसुम, तो एक पर्टिकुलर मूवी है। इस मूवी में मेरा फेवरेट स्टार है वैसे, कौन होगा सोचो? हाँ, कौन? डिसुम मूवी में अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना है उसमें। आऊं दे तुरे, आऊं अभी। अबे बात खीसे खीसे निकालने की नहीं, हिले हुए अक्षय खन्ना है, और एक वो अभय देओल है, और एक वो शेरगिल है, जिम्मी शेरगिल। ये बहुत नेचुरल एक्टर है। एक वो राजकुमार राव है। मतलब एक्टिंग इनकी नेचुरल होती है, बाकी तो करते हैं ओवर एक्टिंग। ठीक है, इनकी एक्टिंग जो होती है नेचुरल होती है। खैर चलो, अब देखो, ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिनका यूज हम किसी एक पर्टिकुलर को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, बाकियों को नहीं। ठीक है, इनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, मतलब इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अगर किसी प्रॉपर नाउन में दो या दो से ज्यादा वर्ड हो, जैसे ताजमहल है, इसमें दो वर्ड हैं, तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ये अपना ध्यान रखना। उसके बाद में सेकंड टाइप ऑफ नाउन्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉमन। अब कॉमन जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं यूज किए जाते हैं। ये एक कॉमन कैटेगरी होती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कॉमन नाउन्स जो होते हैं ये नेम्स ऑफ कैटेगरीज होते हैं, नेम्स ऑफ टाइप होते हैं। तो कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी कैटेगरी को या किसी टाइप को रिप्रेजेंट करता है, ना कि किसी इंडिविजुअल को। अब कोई भी इंडिविजुअल जो उस टाइप या उस कैटेगरी के एट्रीब्यूट शेयर करता है, उसके लिए वर्ड यूज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं स्टूडेंट, अब स्टूडेंट किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है। मोहन तो इंडिविजुअल का नाम है, सरल इंडिविजुअल का नाम है, स्टूडेंट इंडिविजुअल का नहीं, एक टाइप का नाम है, एक ऐसा टाइप जो स्टडी करते हैं वो लोग। अब कोई भी जो उस कैटेगरी के एट्रीब्यूट्स को या कंडीशंस को फुलफिल करेगा, उसके लिए वर्ड यूज हो जाएगा। दिल्ली की जगह अगर हम सिटी लिख दें, इंग्लिश की जगह लैंग्वेज लिख दें, नेपाल की जगह कंट्री लिख दें, ताजमहल की जगह मॉन्यूमेंट लिख दें, गंगा की जगह रिवर लिख दें, रामायण की जगह बुक या एपिक लिख दें, डिसम की जगह मूवी लिख दें, तो ये सब के सब कॉमन नाउन्स है। मूवी किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है, एक टाइप का नाम है। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल जो उस टाइप का है या उस टाइप से रिलेटेड है, उसको रेफर करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। सो कॉमन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ नेम्स ऑफ टाइप्स और नेम्स ऑफ कैटेगरीज। उसके बाद में आगे कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द ग्रुप्स। इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स जो होते हैं या कलेक्शंस होते हैं, जब हम उनको किसी एक पर्टिकुलर नेम के थ्रू रेफर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गया, ये किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को रेफर कर सकता है जो स्टडी करता हो। लेकिन जब हम क्लास कहेंगे, तो ये उन इंडिविजुअल्स के ग्रुप को रेफर करेगा जो स्टडी करते हैं, तो क्लास हो गया कलेक्टिव नाउन। फैमिली हो गया, ब्लड रिलेटिव्स का ग्रुप, कलेक्टिव नाउन। आर्मी हो गया, सोल्जर्स का ग्रुप। ज्यूरी हो गया, जजेस का ग्रुप। टीम हो गया, प्लेयर्स का ग्रुप। काउंसिल हो गया, मेंबर्स का ग्रुप, मिनिस्टर्स का ग्रुप। हर्ड हो गया, एनिमल्स का ग्रुप। स्वाम हो गया, इंसेक्ट्स का ग्रुप। तो ऐसे नाउन्स जो इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स या कलेक्शंस को रेफर करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल को, तो वो होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। अब देखो, ये जो हमने तीनों नाउन्स डिस्कस किए हैं,
ये नाउन्स जो होते हैं ये उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं जिनको इंडिविजुअल मतलब एग्जिस्टेंस होते हैं, जिनको हम इंडिविजुअली अलग अलग रेफर अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये नाउन्स उनके लिए यूज होते हैं। कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है तो प्रॉपर, इंडिविजुअल की कैटेगरी है तो कॉमन, और इंडिविजुअल्स के ग्रुप हैं तो कलेक्टिव। अच्छा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो मास फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन्स। अभी जो मटेरियल नाउन्स होते हैं ये नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, जिनको हम एज इंडिविजुअल सेपरेट ट्रीट नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो एज अ लॉट या एज अ मास एग्जिस्ट करते हैं। इसको ऐसे समझ लेना, जैसे मान लो कोई एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, बुक्स को हम इंडिविजुअल फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं, कौन सी बुक, विच बुक, ठीक है, कौन से टाइटल की बुक्स, कौन से ऑथर की बुक, ये सारा हम उस तरीके से इंडिविजुअल फॉर्म में बुक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये लाइब्रेरी ना हो और ये लेक हो, तो इसमें जो वाटर है ना, उस वाटर को हम इंडिविजुअल फॉर्म में रेफर नहीं कर सकते। वाटर की इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी होती नहीं, वो एज अ मास या एज अ लॉट एग्जिस्ट करता है, उसमें इंडिविजुअल्स नहीं होते। तो वाटर को हम इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते, बुक को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स जिनको हम इंडिविजुलाइज नहीं कर सकते, जो मास फॉर्म में या लॉट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो होते हैं मटेरियल्स। मटेरियल नाउन्स जैसे इसमें हमारा गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मेटल्स हैं, ये भी सब्सटेंसेस होती हैं। नॉन मेटल जो है वुड है, लेदर है, प्लास्टिक है, ये हो गया। इवन जो लिक्विड्स हैं, मिल्क है, वाटर है, पेट्रोल है, एटसेट्रा। तो ऐसे नाउन्स जो इंडिविजुअलाइज नहीं किया जा सकते हैं और जो मास फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो होते हैं मटेरियल नाउन्स, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस। अच्छा, अब ये नाउन्स तो वो हो गए जिनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मटेरियल नाउन्स हो गए, और कॉमन और प्रॉपर कलेक्टिव नाउन्स हो गए। ये वो नाउन्स होते हैं जिनकी अपनी फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनकी अपनी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका अपना कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वो इंटेंजिबल होते हैं, ठीक है, इनको हम देख टच नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते, मतलब कुल बात ये है कि ये फिजिकल फॉर्म में होते नहीं है, तो इनको फिजिकली इंटरेक्ट नहीं किया जा सकता। ये होते क्या है, ये होते हैं नेम्स ऑफ इमोशंस, क्वालिटीज, फीलिंग्स, आइडियाज, स्टेट्स, एक्शंस। नेम्स ऑफ क्वालिटीज, नेम्स ऑफ फीलिंग्स, नेम्स ऑफ स्टेट्स, नेम्स ऑफ एक्शंस, नेम्स ऑफ आर्ट्स, एटसेट्रा। तो ऐसे नाउन्स जो उन चीजों को रेफर करने के लिए यूज होते हैं जिनकी अपनी कोई फिजिकल फॉर्म, कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती है, और जिनको साथ हम फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल से समझें, ऑनेस्टी हमने यहाँ पे लिख दिया, ऑनेस्ट होना एक क्वालिटी है और उस क्वालिटी का नाम हो गया ऑनेस्टी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नेम ऑफ क्वालिटी हो गया। या हमने यहाँ पे लिखा हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस क्वालिटी भी कह सकते हैं और स्टेट भी हो गई, नेम ऑफ स्टेट हो गया। या हमने यहाँ पे लिख दिया पेन, नेम ऑफ फीलिंग हो गया। या हमने लिख दिया यहाँ पे एंगर, नेम ऑफ फीलिंग हो गया। लाफ्टर, नेम ऑफ एक्शन हो गया, लाफ करना की एक्टिविटी है, उसका नाम लाफ्टर हो गया, तो नेम ऑफ एक्शन हो गया। या हमने यहाँ पे लिख दिया डांस, नेम ऑफ एक्शन हो गया। स्माइल, नेम ऑफ एक्शन हो गया। या हमने लिखा ओल्ड एज, ये हो गया स्टेट का नेम, फिजिकल स्टेट हमारी हो गई। या हमने यहाँ पे लिख दिया पॉवर्टी, इकोनॉमिकल स्टेट हो गई। या हमने लिख दिया हेल्थ, ये भी हमारी फिजिकल स्टेट हो गई। तो स्टेट्स के नेम है, इमोशंस के नेम है, ये सारे जो होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ये जो फर्स्ट फोर नाउन्स होते हैं, इनके तो अपनी फिजिकल फॉर्म होती है और ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नेम होते हैं जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती और इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल फॉर्म में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता।
अबे हटे, प्रॉपर नाउन बता तो दिया, ऊपर इंडिविजुअल्स के नाम होते हैं, गोल्ड को इंडिविजुअल है क्या? इंडिविजुअल फॉर्म में रेफर कर पाओगे? तुम्हारा अपना नाम है, पड़ोसी का अपना नाम है, उसका अपना नाम है, तो इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो, तो तुम प्रॉपर हो गए। किसका? लेकिन इंडिविजुअल तो नहीं है बेटा। इंडिविजुअल किसका इंडिविजुअल है बताओ? अच्छा, और दूसरी जगह रखा होगा उसको गोल्ड नहीं कहोगे? मान लो यहाँ रखा वो गोल्ड है, वहां रख दिया दूसरी जगह लाके, तो वो गोल्ड नहीं रहा। मेरी जेब में वो गोल्ड है, तुम्हारी जेब में वो भी गोल्ड है, तो ये प्रॉपर कहाँ रहा? अरे भाई, मेरी जेब में वो भी गोल्ड है, तुम्हारी जेब में वो भी गोल्ड है, या तो उसका नाम अलग करो। अगर प्रॉपर है तो इसका मतलब जो मेरे पास है वो गोल्ड है, तुम्हारे पास है वो कुछ और है। तो कुल क्या होता है? कौन से फिर से बताना। गोल्ड के? कोल? अच्छा, हाँ। 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 कलेक्टिव तो नहीं बोलोगे उसे, उसको मटेरियल ही बोलोगे, ठीक है। देखो एक चीज यहाँ पे समझना, बिटुमिनस जो हो गया वो तो टाइप हो गया, कोल का टाइप हो गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो जो टाइप है उसकी कोई फॉर्म वगैरह नहीं है, मतलब वो कोई इंडिविजुअल नहीं है जिसको तुम कह रहे हो बिटुमिनस, ठीक है। क्योंकि उसकी कोई देखो, पता नहीं मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ये जो तीनों शुरू के नाउन्स है ना, ये नाउन्स उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं जो इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने देखो इंग्लिश लिखा, ये लैंग्वेज है, क्योंकि हम प्रॉपर नाउन से इसे बना लेते हैं कि इंडिविजुअल लैंग्वेज है, हमने इसे प्रॉपर कह दिया। लेकिन अगर ये लैंग्वेज ना हो, ये सब्जेक्ट नेम हो या आर्ट नेम हो, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि वो लैंग्वेज होती तो हमने उसको लिख दिया वहां पे, हम मैथ्स को वहां पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये जो हमारे सब्टल सब्टल डिफरेंसेस होते हैं ना, हमें समझने पड़ेंगे। किसी भी नाउन को प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव तभी कैटेगराइज किया जा सकता है जब उसकी इंडिविजुअल फॉर्म हो, इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो। इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती नहीं, बिटवीन तुम नेम यूज कर रहे हो, वो नेम एक्चुअल में उस कोल को नहीं रेफर कर रहा, वो किसी और चीज को रेफर कर रहा है, जिसको रेफर कर रहा है वो है नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, बात तो सुनो। हम एंथ्रेसाइट जो कह रहे हैं कोल के टाइप को, वो एंथ्रेसाइट कोई ऑब्जेक्ट है क्या? उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी है? कोल ही है, ठीक है। उसकी कोई अपनी इंडिविजुअल सेपरेट आइडेंटिटी तो है नहीं, तो प्रॉपर कहेगा। तो प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जो सेपरेट फॉर्म में इंडिविजुअल, जिनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक। तेरा मुंह, ठीक है। अगर मान लो ग्रुप उसका कैसे बनाओगे, मान लो तुमने कोल रख दिया, तो कोल को इंडिविजुअलाइज कैसे करोगे, इसमें पार्ट कैसे शो करोगे, कौन सा कोल कहां पर कौन सा कोल है। मान लो हमने लाके 10 ट्रक कोल एक जगह डाल दिया, अब उसको इंडिविजुअलाइज कर पाओगे कोल को? भाई हमने बुक्स लाके डाल दी, तो बुक को हम इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, इस टाइटल की बुक, इस टाइप की कवर, हिंदी वाली बुक, इंग्लिश वाली बुक, ठीक है। कोल को कैसे करोगे? हाँ, लेकिन है तो मटेरियल ही बेटा। कलर के बेसिस पे इंडिविजुअलाइज करोगे क्या उसे? अरे हटाओ यार, मौज मत लो। तो कोई मिला के, जैसे हमने कोल लाके 10 ट्रक डाल दिया एक जगह, तुम उसको इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते। विच कोल कैसे बताओगे? ठीक है। अच्छा, दो बस लोग आगे कहीं पे, तो लोगों को हम इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, विच वन? तो जिन्हें हम इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, उन्हीं के नेम होते हैं। कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है तो प्रॉपर हो गया, टाइप है उस इंडिविजुअल का, ठीक है, तो वो कॉमन हो गया। अच्छा, वो जो प्रॉपर है ना, उसका टाइप ही है। अब हमें पता है कि जो कोल है वो पहली बात तो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वो मास फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करता है, उसमें इंडिविजुअलिटी होती नहीं है। इंडिविजुअलिटी अगर उसका एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये तीनों नाउन उसके लिए नहीं है। ये नाउन उनके लिए हैं जो इंडिविजुअल फॉर्म में रेफर करते हैं, जिनका अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो ये इंडिविजुअल आइडेंटिटीज के लिए यूज होते हैं। मास जो होता है उनका अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती नहीं है, तो इसलिए वो मटेरियल हो गए। अब उनका टाइप जो है वो भी मटेरियल ही माना जाएगा। और मैं एक बड़ा सीधा तरीका बताता हूँ तुम्हें। अगर कभी तुम्हें ये कंफ्यूजन हो कि वो लिखा गया नाउन जो है वो प्रॉपर है, कॉमन है, नहीं है, पहचानने की बात बता रहा हूँ केवल। तो कभी किसी टेक्स्ट में उसको देखना, अगर वो कैपिटल लेटर के साथ लिखा गया तो प्रॉपर है, नहीं तो वो प्रॉपर नहीं होता। अगर वो, मतलब कोई टेक्स्ट वगैरह पढ़ना है नेट पे या कहीं भी, अगर लगे वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है तो फिर वो प्रॉपर है, नहीं तो वो नहीं है प्रॉपर। तो ये आसान तरीका हो गया पता करने का। खैर, मैं फिर से एक बार पूरी कहानी पूरी करता हूँ। ये जो हम यूज करते हैं नाउ से, हमारे आसपास के सारी चीजों के रेफरेंस होते हैं। तो एक तरीके से अगर हम अपने सारे आसपास की चीजों को देखें तो हम उनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, इस तरीके से। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैं, और मतलब जब हम कोई नेम उनके लिए यूज करेंगे तो वो दूसरों के लिए फिर नहीं यूज होगा, वो मतलब एक्सक्लूड हो जाएगा, एक्सक्लूसिव हो गया। एक्सक्लूसिव हो गया तो वो प्रॉपर है।
अच्छा, फिर कुछ ऐसे नेम होते हैं जो हम एक सर्टेन टाइप की चीजों के लिए कॉमनली यूज कर लेते हैं, और कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो उस कैटेगरी या उस टाइप के इंडिविजुअलिटी मतलब एट्रीब्यूट शो करेगा तो उसके लिए वो वर्ड यूज हो जाएगा। अब जैसे जो भी स्टडी करता है वो स्टूडेंट हो गया, मोहन स्टडी कर रहा है तो मोहन को स्टूडेंट कह दो, सोहन कह रहा है तो सोहन को भी स्टूडेंट कह दो, और कोई भी स्टडी कर रहा है उसको स्टूडेंट कह दो, तो ये उस इंडिविजुअल की टाइप हो गया। लेकिन टाइप से पहले वो इंडिविजुअल होना चाहिए, अगर वो इंडिविजुअल नहीं तो टाइप कहेगा। ठीक है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स का ग्रुप होते हैं। कलेक्टिव में और कॉमन में डिफरेंस क्या होता है कि कॉमन नाउन होता है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल है तो हम इसे स्टूडेंट कह देंगे, बहुत से हैं तो उन्हें हम स्टूडेंट्स कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन जो कलेक्टिव नाउन है वो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं यूज होगा, वो हमेशा ग्रुप के लिए यूज होगा। तो क्लास हम इसी को कह पाएंगे, इसको क्लास नहीं कह पाएंगे, केवल स्टूडेंट हो जाएगा। बस यही डिफरेंस होता है कि कॉमन नाउन सिंगुलर को भी रेफर कर सकता है, कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप को ही रेफर करते हैं। बाकी प्लूरल उसका भी हो जाता है, इसका भी हो जाता है। मान लो एक ये ग्रुप है स्टूडेंट्स का, तो हम इसको क्लास कह रहे हैं, और दो अलग अलग ऐसे ग्रुप बन जाए फिर हमें इन्हें क्लासेस कहना पड़ जाएगा। तो मतलब दोनों के प्लूरल बन जाते हैं, कॉमन के भी कलेक्टिव के भी। मटेरियल नाउन्स जो होते हैं ये हम नाम यूज करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज नहीं होती हैं और जो मास फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जनरली वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका हम मतलब अपना डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पज में प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। प्रोडक्शन के लिए मैं अगर थोड़ा सा डेप्थ में तुम्हें समझाऊं और बात सही जाए, तो जो मटेरियल वर्ड होता है ना, ये एक ग्रीक वर्ड होता है मैटर। किससे बना होता है, मतलब क्या क्या होता है, मैटर शायद ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, मैटर जो होता है ना, इसका जो मदर वर्ड है वो इसी की फॉर्म है। मदर वर्ड जो है, ये मदर वर्ड जो है इसकी ओरिजिनल फॉर्म जो होती है, रूट फॉर्म मैटर ही होती है। तो मटेरियल नाउन का मतलब होता है सच सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू फॉर्म समथिंग एल्स, जिनका यूज हम बाकी चीजों को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। तो ऐसे नाउन जो सब्सटेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जिनका यूज हम फर्दर थिंग्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं, वो सारे मटेरियल होते हैं। मटेरियल जो होता है और मदर होता है, इनका रूट वर्ड सेम होता है। ठीक है। तो दैट गिव्स बर्थ टू समथिंग एल्स, इसका मतलब ये होता है जो किसी और चीज को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए यूज किया जाए। अब्स्ट्रक्ट सबसे आसान होते हैं। अब्स्ट्रक्ट का भी देखो मतलब समझा देता हूँ। कोई बच्चा अब्स्ट्रक्ट का मीनिंग बताएगा क्या होता है? अब्स्ट्रक्ट का मीनिंग बताने का। हद है भाई। हाँ, क्या बोल रहा है? अरे क्या बोल रहा है, तेज बोलना तो सुनाई तो पड़ जाए। अपना मन हल्का कर लिया बोल के, दूसरे को सुनाई पड़े चाहे ना सुनाई पड़े। अरे क्या होता है अब्स्ट्रक्ट का मतलब? नहीं, वो पीछे बैठा वो बोल रहा था, मुंह खोल रहा था। भावनात्मक। हाँ। अब आगे ध्यान देना, अब्स्ट्रक्ट वर्ड का मतलब होता है टेकन आउट। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है टेकन आउट। टेकन आउट मतलब ये जो हमारे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है ना, ये जिनकी फिजिकल फॉर्म है, इनसे अगर हम कुछ निकाल लें, ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन होते हैं जो कि कॉन्क्रीट नाउन्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। मतलब ऐसे मानना, जैसे हमने कहा स्ट्रॉन्ग मैन, तो अगर हम किसी मैन को स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं बाकियों को नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर जरूर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग इसको डिस्क्राइब कर रहा है, बाकियों को नहीं कर रहा। अच्छा, वो चीज पता क्या है? वो है स्ट्रेंथ। अभी जो स्ट्रेंथ है ना, इसकी अपनी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मैन की अपनी फिजिकल फॉर्म है, लेकिन ये इसी से निकाली गई क्वालिटी है। लेकिन हम इस मैन को और स्ट्रेंथ को दो अलग अलग चीजें मान रहे हैं। तो जब ये चीज इस पर्सन में है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, जिसमें नहीं है उसको नहीं कहेंगे। तो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब था समथिंग विच इज टेकन आउट। ठीक है। जैसे हमने कहा रिच मैन, तो अगर हम किसी मैन को रिच डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब देयर मस्ट बी समथिंग स्पेसिफिक विद दैट मैन, कुछ तो इस पर्सन के साथ स्पेसिफिक होगा जिसकी वजह से इसको रिच कहा जा रहा है। अब वो क्या चीज ऐसी हमें दिखाई पड़ रही है इसमें कि जो हम इसको रिच कह रहे हैं? रिचनेस, दैट इज द स्टेट। या हमने किसी पर्सन को कहा हेल्दी बॉय, तो अगर हम किसी को हेल्दी कह रहे हैं तो इसका मतलब देयर मस्ट बी समथिंग विद दैट बॉय जिसकी वजह से ये डिस्क्रिप्शन उसका यूज हो रहा है। अब वो क्या चीज है जिसके होने से हम इसको हेल्दी कह रहे हैं, नहीं होने से नहीं कहेंगे, वो है हेल्थ। तो हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं ना, वो कॉन्क्रीट नाउन्स के ही एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन वो उनसे सेपरेट कंसीडर किए जाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि वो उनसे अलग है। खैर, इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप जो समझाया जा रहा है उसको समझ लो और उससे रिलेटेड डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है तो प्रॉपर, कोई इंडिविजुअल नहीं है, टाइप ऑफ इंडिविजुअल है तो कॉमन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है तो कलेक्टिव, वो इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मास फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो सब्सटेंस। ठीक है। सब्सटेंस का मतलब मटेरियल। अच्छा, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है, फिजिकल वर्ल्ड में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो फिर ऑब्जेक्ट। अब जब ये सारी बातें खत्म हो जाए तो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखना। हमने देखा वी हैव मैनी एक्सपीरियंस, वी हैव
much friends. We have many experience. We have much friends. दोनों सही है गलत? हाँ, क्या सही करना पड़ेगा इसमें? अब देखो, हाँ, ये जो मच और मैनी हमने डिटर्मिनर्स लिखे ना, ये हमारे गलत हो गया। क्या वजह रही इन डिटर्मिनर्स के गलत हो जाने की? काउंटेबल और अनकाउंटेबल एट्रीब्यूट। नाउन्स जो होते हैं ना, इनमें एक एट्रीब्यूट और भी होता है, काउंटेबिलिटी। तो इनका जो काउंटेबिलिटी एट्रीब्यूट है, अगर हम उसके बेसिस पर नाउन्स को कैटेगराइज करें, तो एक और तरीका इनके कैटेगराइजेशन का तैयार हो जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो नाउन्स को फर्दर अगर हम चाहें तो दो ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, और इन कैटेगरीज को हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। देखो, वैसे तो बड़ी सीधी सी बात है कि कोई भी नाउन जिसको हम काउंट कर लें वो काउंटेबल है, नहीं कर पाए वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। फिर भी जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, ये काउंटेबल होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, ठीक है। मैटेरियल एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल होते हैं। मैटेरियल इसलिए अनकाउंटेबल होते हैं कि उनमें इंडिविजुअलिटी होती नहीं है, तो जिनको काउंट किया जाए, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट तो चूंकि उनकी कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं होती, तो काउंटिंग करोगे कैसे? तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल होते हैं, कॉमन कलेक्टिव काउंटेबल होते हैं। प्रॉपर नाउन देखो हमने इसमें नहीं लिखा। अब प्रॉपर नाउन का ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी एक सर्टेन इंडिविजुअल को रेफर करता है। तो जब ये पता ही होता है कि प्रॉपर नाउन किसी एक ही को रेफर करेगा, बाकियों को रेफर कर ही नहीं पाएगा, तो फिर उसको काउंट करने की नौबत ही नहीं आती, तो वो इस ग्रुप से रहता है बाहर। तो प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं हम उनको काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस पर कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी एक को ही रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो वहां पे इनको हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते, वो बाहर हो जाते हैं यहाँ से। तो कॉमन कलेक्टिव काउंटेबल मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल। अब ध्यान से देखना, वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो हमारी स्टेट होती है, वो नेम ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस नेम ऑफ स्टेट है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से अनकाउंटेबल है। फ्रेंड जो है वो कॉमन नाउन है, वो टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है। वी शेयर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन, फ्रेंड, मदर, फादर, टीचर, ब्रदर, ये सारे। तो फ्रेंड इज द नेम ऑफ रिलेशन, नेम ऑफ रिलेशन होने की वजह से कॉमन है, और कॉमन है तो काउंटेबल है, और हमने उसका मैंने लिख दिया। तो जो नाउन्स कॉमन कलेक्टिव होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, वी कैन काउंट देम। जो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखना। अ मैन बॉट अ सोप, a man bought a soap from a shop। अब देखो इस सेंटेंस में ना हमने तीन नाउन यूज किए हैं, मैन, सोप, शॉप। अब हमें ये पता करना है कि नाउन्स हैं कैसे, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। हरिओम। देखो वर्ब हो गई, ये प्रेपोजिशन हो गया, बाकी सब नाउन है। मैन कैसा नाउन है? अगर ये कॉमन है तो टाइप किसका, जरा एक बार बता पाओगे? अगर भाई मैन को हम कॉमन नाउन कह दे, तो कॉमन नाउन कहने का मतलब टाइप हुआ, किसका टाइप है? बींग्स का, बींग्स, जीव जंतुओं का। तो मैन जो हो गया ना, वो टाइप है, टाइप ऑफ बींग्स। बींग्स का मतलब जो जीव जंतु है, ठीक है, उनका एक टाइप है। तो चूंकि ये नेम ऑफ टाइप है तो ये कॉमन हो गया, चलो। उसके बाद में सोप आ गया, ये कैसा नाउन है? टाइप नहीं मान सकते, देखो एक बार, इसको टाइप नहीं मान सकते सोप को। हाँ, अरे भाई किसी को क्या ऐसा लग रहा है कि सोप को हम टाइप भी मान सकते हैं? किसी को नहीं लग रहा? चलो नहीं लग रहा तो बहुत अच्छी बात है। सोप एक्चुअल में एक सब्सटेंस है जो हम वॉशिंग या बाथिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो पर्पस होता है ना, वो इसको मटेरियल सब्सक्राइब करता है, क्योंकि इसका पर्पस होता है यूज करना वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, तो ये मटेरियल है, एक चीज। दूसरी बात, हम क्या करते हैं कि हमारे लिए सोप का मतलब कई बार वो पर्टिकुलर पीस हो जाता है जो हम खरीदते हैं और जिसके लिए हम पैसे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस पीस को सोप नहीं कहा जा रहा।
सोप कहा जा रहा है उस सब्सटेंस को जिसको खरीदा जा रहा है, और वो सब्सटेंस जो होता है ना, वो एग्जिस्ट करता है मास फॉर्म में। मान लो बहुत सा सोप है, अब तो लिक्विड सोप भी आने लग गया है। जब लिक्विड बॉटल में सोप होता है तो ऐसे ही जान जाओगे वो कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि वो मास फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस सोप को जिसको हम मतलब लिक्विड को जिसे हम सोप कहते हैं, उसको डिफरेंट पीसेस में डिफरेंट शेप्स में पैकिंग करते हैं और बेचते हैं। अभी जो इसकी पैकिंग है ना, एक्चुअल में सोप वो नहीं है। सोप वो सब्सटेंस है जिसको उसमें डिवाइड कर दिया गया। ये जो उसकी डिविजन है शेप के अकॉर्डिंग, इन्हें हम बार, केक या पीस नेम से रेफर करते हैं। तो ये जो हमारे मटेरियल नाउंस होते हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इनको डिवाइड किया जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मास फॉर्म में होते हैं। तो डिवीजन इनका हो सकता है, पीसेस कर दो, बांट दो, काट दो, ये सब हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जो काउंटेबल नाउंस होते हैं उनको डिवाइड नहीं करना पड़ता, हालांकि चाहो तो उनको भी डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो वो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी काउंटिंग ऐसे हो जाती है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन, क्योंकि ये सब्सटेंस है। ये जो शॉप हमने लिखा है, ये सब्सटेंस नहीं है, ये है प्लेस। मतलब प्लेस कह सकते हैं, बिल्डिंग कह सकते हैं। और टाइप ऑफ प्लेस है, टाइप ऑफ बिल्डिंग है। अब अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग बिल्डिंग्स होते हैं, उनके अपने अलग अलग पर्पस होते हैं। कहीं पे दवा दारू होती है, कहीं पे चीजें खरीदी बेची जाती है, कहीं पे पढ़ाई लिखाई होती है। तो शॉप इज अ प्लेस वेयर पीपल बाई थिंग्स और सेल थिंग्स। तो ये टाइप हो गया कॉमन नाउन, ये टाइप हो गया कॉमन नाउन, ये मटेरियल हो गया। ठीक है, अब ये जो कॉमन नाउन्स हैं, ये है काउंटेबल, मटेरियल नाउन है अनकाउंटेबल। अब हम देख रहे हैं कि तीनों के साथ हमने एक डिटरमिनर लिखा है ए। अच्छा, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की होगी कि एन आर्टिकल जो होते हैं वन की वीकर फॉर्म होते हैं। एन आर्टिकल वन की वीकर फॉर्म होते हैं, और वन होता है न्यूमरल। जो कि वन न्यूमरल होता है, तो ये उन नाउन्स के साथ लिखा जाएगा जो काउंटेबल हो। ठीक है, अब ये मैन कॉमन नाउन है, काउंटेबल है। सोप कॉमन नाउन है, काउंटेबल है। ये सोप है मटेरियल, ये काउंटेबल नहीं है, तो इसके साथ ये गलत हो गया। अब या तो इसे हटाओ, या नहीं तो इसके डिवीजन को रेफर करो, और जो डिवीजन है उसको काउंट किया जा सकता है। जैसे बार है, केक है, पीस है, इसे काउंट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखो। तो ये जो हमने लिखा ना, मैन बॉट अ सोप फ्रॉम अ शॉप, ये गलत है, इसको लिखो अ मैन बॉट अ पीस ऑफ सोप फ्रॉम अ शॉप। जैसे लक्ष्य लिखें, लिखें। अब एक चीज बता, लक्ष्य किसका नाम है? नहीं नहीं, रुक जाओ, लक्ष्य किसका नाम है, कंपनी का या सोप का? हाँ, तो ये प्रॉपर है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। लेकिन ये लक्ष्य हम साबुन को थोड़ी कहते हैं। क्या? हाँ ठीक है, लेकिन ये तुम्हें तो पता नहीं कि लक्ष्य किसका नाम है। एक पर्टिकुलर ब्रांड है, कंपनी है, ठीक है। सोप को तो नहीं कहा जा रहा लक्ष्य, ठीक है, सोप तो एक सब्सटेंस है। अब जैसे हमने कह दिया पेप्सी, हाँ, हमने पेप्सी पी ली, तो पेप्सी का मतलब तुमने क्या ड्रिंक पी लिया, कंपनी पी गए? तो ये असल में हमारी जो बोलचाल होती है ना, ये होती है बड़ी करप्ट। ठीक है, एक आदमी था, उसने कहा हमारे पेपर आ रहे थे और बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो हमने फेसबुक बंद कर दी। उसने अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया कि फेसबुक कंपनी जाके बंद कर दी कहीं? लेकिन वो बोलेगा ऐसे, हमने फेसबुक बंद कर दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया। अच्छा, उसने बेचारे ने हजारों करोड़ रुपए लगा के शुरू किया, तूने जाके बंद कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि चीजों को बोलने से रिलेट मत किया करो, क्योंकि हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो कुल मिला के देखो, बात यह है कि ये जो टाइप जो है ना नाउन्स का, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल ठीक है, पता होना चाहिए, वो बेसिक चीज है। लेकिन जो हमारे पेपर में एप्लीकेशन में मदद करेगी वो ये है। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट अगर पहचान लेते होगे तो इन चीजों में ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन हमें सीखना ही है। तो उन पे भी ध्यान देना, और इस पे स्पेशल ध्यान देना। इसको लेकर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर सकता हूँ, तो देखो कर देता हूँ। कोई नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये हमें जानना पड़ता है, क्योंकि बहुत से हमारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं। तो हम नाउन को मेजर करने के तरीके से पता लगा लेते हैं कि वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। होता क्या है, जो नाउन्स काउंटेबल होते हैं उनको हम नंबर में मेजर करते हैं। नंबर का मतलब हाउ मैनी का रिप्लाई। अच्छा, जो अनकाउंटेबल होते हैं उनमें नंबर, क्योंकि इंडिविजुअल्स होते नहीं तो नंबर होता नहीं है, उनको हम काउंट करते हैं क्वांटिटी में। क्वांटिटी का मतलब या अमाउंट का मतलब यहाँ पे मानना हाउ मच। तो जो कोई नाउन है, हमें ये पता लगाना है वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। तो ये देखो, उसको मेजर करने के लिए तरीका क्या यूज होता है, मतलब उसका मेजरमेंट का मेथड क्या है, उससे पता चल जाएगा कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। अगर हम उसको मेजर करने के लिए हाउ मैनी
का आंसर ढूंढते हैं तो वो काउंटेबल है, हाउ मच का ढूंढते हैं तो अनकाउंटेबल है। अब जैसा जैसे अगर हम हाउ मेनी के थ्रू उसको मेजर करते हैं तो हाउ मेनी के लिए हम कौन से डिटर्मिनर्स, कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे, कौन सी यूनिट्स यूज करेंगे, तो देखो एक तो यही हो गया हमारे ए एन आर्टिकल्स, वन की वीकर फॉर्म होते हैं। बाकी जो न्यूमरल्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 वगैरह ये सब हो गए। तीसरा कुछ इंडेफिनिट न्यूमरल्स हो गए जो किसी डेफिनेट नंबर को रेफर नहीं करते लेकिन रेफर नंबर को ही करते हैं, जैसे मैनी है, सेवरल है, फ्यू है। तो ये भी न्यूमरल्स हैं, भले ये डेफिनेट नंबर को ना रेफर करते हो लेकिन फिर भी नंबर को ही रेफर करते हैं जो इंडेफिनिट हो। तो ये हो गया। उसके बाद में कुछ और यूनिट्स होती हैं नंबर की, जैसे डजन है, मिलियन है, 100 है, लाख है, 1000 है, ये सारे हैं। तो अगर किसी नाउन को मेजर करने के लिए इन यूनिट्स का यूज होता हो तो वो काउंटेबल होता है, क्योंकि ये सारी यूनिट्स जो है ना ये नंबर की यूनिट्स हैं। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन्स में नंबर होता नहीं है, ठीक है। उसमें देखो क्या होता है, उसमें होता है या तो लेंथ, लेंथ का मतलब डिस्टेंस भी मानना, या मास, या उसमें होती है क्या नाम, वॉल्यूम। अब लेंथ और डिस्टेंस है उसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो है मीटर, ठीक है, या मीटर की बाकी जो यूनिट्स होती हैं वो। मास के लिए किलो, ग्राम, या उसकी जो बाकी यूनिट्स होती हैं वो। वॉल्यूम के लिए लीटर, या उसकी बाकी यूनिट्स होती हैं वो। तो अगर हम किसी नाउन को मेजर करने के लिए लीटर, मीटर, किलो का यूज करते हैं तो वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, क्योंकि उनकी कोई फिजिकल फॉर्म होती नहीं, उनमें फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, तो उनमें ना लेंथ, मास, वॉल्यूम ये क्वालिटीज उनमें हो नहीं सकती। उनमें होती है इंटेंसिटी, उनमें होती है डिग्री या इंटेंसिटी। अच्छा, डिग्री और इंटेंसिटी के लिए जो हम यूज करते हैं यूनिट्स वो होती हैं मच, लिटिल। तो अगर हम किसी नाउन को मेजर करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए लीटर, मीटर, किलो, मच, लिटिल का यूज करते हैं तो वो अनकाउंटेबल होता है। अगर हम किसी नाउन को क्वांटिफाई करने के लिए ए एन आर्टिकल, 1 2 3 4 5 न्यूमरल्स, मैनी, सेवरल, फ्यू, डजन, मिलियन, 100, 1000 का यूज करते हैं तो वो होता है काउंटेबल। क्या कभी ऐसा पड़ा है कि सोप के पैकेट पे ये लिखा होता हो 150 ग्राम्स? पढ़ा? अबे पढ़ा क्या? तो अपने आप सोचो ये मास हुआ कि इंडिविजुअल हुआ? मास, ये तो यूनिट ऑफ मास है, तो अगर यूनिट ऑफ मास है तो इसका मतलब नाउन अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक चीज और देखना। हाँ बच्चे, क्या कह रहे हैं? हाँ, मनी अभी आ रहे हैं, मनी पे भी आएंगे बेटा। किसको मनी के बारे में जानना है? तू पहले इधर आ। स्टार्स कैसा नाउन नहीं बता, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, मनी बाद में बताऊंगा। हाँ, अनकाउंटेबल कैसे जान गया? अच्छा, स्टार्स को अगर हमें क्वांटिफाई करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, लीटर, मीटर, किलो, या मिलियन, डजन, 100, 1000, मिलियन, 1000। तो अब सोच फिर से, स्टार्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल? हुआ नहीं, होता ही है काउंटेबल। काउंटेबल ही होता है, वो तो तुम्हारी कट गई है ना इसलिए तुम अनकाउंटेबल कह रहे हो इसे, ठीक है। ये काउंटेबल ही होता है, अनकाउंटेबल थोड़ी होता है। हम तो अनकाउंटेबल पता है इसे क्यों कहते हैं, बच्चा ये सोचता है कि इतने ज्यादा है कौन गिनेगा, ठीक है, इसलिए कहता है अनकाउंटेबल है। अरे तो बाकी चीजें कौन सी हम गिन के कहते हैं तब काउंटेबल है? मान लो हम बुक्स को काउंटेबल मान रहे तो क्या बुक्स हमने सारी गिन ली? लोगों को काउंटेबल मान रहे, लोग हमने कौन से सारे गिन लिए जाके? तो बात ये नहीं कि तुम सारे गिन लो जाके, बात ये कि अगर जरूरत पड़ी तो गिन पाओगे, अगर गिन पाओगे तो काउंटेबल है। अब स्टार्स को गिन तो सकते ही है, हालांकि वो इतने ज्यादा हैं कि एग्जैक्ट नंबर पता करना मुश्किल है, तो उसके चक्कर में मैंने अनकाउंटेबल थोड़ी कहेंगे, हम इन्हें कहेंगे इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल, या हम इन्हें कहेंगे काउंटलेस, लेकिन ये काउंटेबल है। तो स्टार्स को हम इनन्यूमरेबल कह सकते हैं, काउंटलेस कह सकते हैं, बट दे आर काउंटेबल, लेकिन ये होते काउंटेबल है। तो एक तो हमें यही पता चल गया कि भाई स्टार्स को अगर हमें क्वांटिफाई करना होगा तो हम मिलियन है, 1000 है, डजन है, उन यूनिट्स का यूज करेंगे तो ये काउंटेबल है। एक दूसरी चीज और समझना, ये धीरे धीरे जो चीजें बताई जाती है ना इनका अपना रिवीजन करते रहना और इनको यूज में लाना। कोई भी नाउन अगर हम प्लूरल फॉर्म में लिखें, जैसे स्टार्स हमने देखो प्लूरल फॉर्म में लिख रखा है, तो वो हमेशा काउंटेबल होता है।
कोई भी नाउन अगर हम प्लूरल फॉर्म में लिखें तो वो काउंटेबल होता है। एंथ्रासाइट प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं एंथ्रासाइट्स, तो गया, वो काउंटेबल नहीं है। तो अब ध्यान रखना है कि जो कॉमन कलेक्टिव नाउन्स होते हैं काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नाउन्स का एक बेसिक एट्रीब्यूट ये होता है कि उनकी प्लूरल फॉर्म जरूर होती है। अगर कोई नाउन ऐसा हो जिसकी केवल प्लूरल फॉर्म हो, सिंगुलर ना हो, तो वो काउंटेबल है। अगर कोई नाउन ऐसा हो जिसके सिंगुलर फॉर्म में प्लूरल है ही नहीं, तो फिर वो हमेशा अनकाउंटेबल ही होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हम ध्यान रखेंगे तो नाउन्स के टाइप हमें पता चल जाएंगे अपने आप। अगर किसी नाउन के साथ लीटर, मीटर, किलो, मच, लिटिल यूज होता है तो अनकाउंटेबल है। अगर किसी नाउन के साथ में एन, आर्टिकल, वन टू थ्री फोर, सेवरल, मैनी, फ्यू, डजन, मिलियन, हंड्रेड, थाउजेंड ये वर्ड्स यूज होते हैं तो वो काउंटेबल है। अगर किसी नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है तो फिर वो काउंटेबल है। फिर भले ही उसकी सिंगुलर फॉर्म ना होती है, बहुत से ऐसे नाउन होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते नहीं है, ठीक है, केवल प्लूरल फॉर्म में होती है, लेकिन वो काउंटेबल है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी। अब देखो, ये जो सोप वाला एग्जांपल है ना, इसका मैं एक तुम्हें रेफरेंस देता हूँ। अगर तुम में से कभी किसी ने एक स्टोरी पढ़ी हो, एक शॉर्ट स्टोरी है द डस्क, साकी की। साकी पेन नेम है ऑथर का, असली नाम तो एच एच मुंडो है। तो एक शॉर्ट स्टोरी है द डस्क, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े उन्होंने शायद कभी पढ़ी हो। तो इस स्टोरी में किसी ने पढ़ी साकी की ये स्टोरी द डस्क? देहाती है बेचारों ने, पढ़ी होगी तो पता ही नहीं होगा इन्हें, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है, मतलब थ्रिलर है एक तरीके से, ठीक है। और तो इस स्टोरी में क्या, अंग्रेज ऑथर है, तो इस स्टोरी का जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसकी लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन जो है ना, वो ये है कि देयर वाज लाइंग अ केक ऑफ सोप नियर द बेंच। तो उस पर्सन ने जब इंग्लिश में कहानी लिखी ना, तो उसने ये लिखा अ केक ऑफ सोप, क्योंकि उसको पता है सोप मटेरियल है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। और मटेरियल को रेफर भी नहीं करना, रेफर करना उस पर्टिकुलर डिवीजन को। भाई मटेरियल है, उसको हमने डिवाइड कर दिया पीसेस में, तो जो वहां पे पड़ा था वो मटेरियल नहीं था, वो एक पर्टिकुलर पीस था, जिसके मतलब तो पीस को रेफर करना है तो केक लिखो, पीस लिखो, बार लिखो। अच्छा ट्रांसलेटर होगा तो वो सीधा लिख देगा एसोप। एसोप क्यों लिख देगा? इसका मतलब एक हो गया, इसका मतलब साबुन हो गया, एक साबुन बन गया एसोप। तो ऐसे नहीं होता। ये चीजें हमें इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ेंगी, अपने बोलने के तरीके से नहीं। एक छोटी सी चीज देखो और पूछता हूँ, किससे पूछ, तू ही आजा। डांस देखा बेटा कभी? हाँ। हंस क्यों रहा है फिर, ऐसे ही बता दे हाँ देखा है, खत्म हो गई। कौन सा वाला देखा, नागिन वाला? अबे कौन सा देखा है नागिन कौन सा देखा है? हाँ, नागिन में देखा होगा, हाँ। अभी हमने डांस को कौन सी कैटेगरी में पढ़ा था, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ा था। हमने एब्स्ट्रैक्ट बारे में कहा कि उनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती और हम उनको देख नहीं सकते। अब एक चीज तुम सोचोगे, तुमने डांस देखा तो जो मैं कह रहा था वो गलत नहीं हो गया? भाई तुमने डांस देखा, मैंने कहा कि डांस होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, उनकी कोई फिजिकल फॉर्म होती नहीं है, कलर शेप साइज डायमेंशन कुछ होता नहीं है। तो या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम झूठ बोल रहे हो, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ ये एब्स्ट्रैक्ट है, या तू झूठ बोल रहा है भाई कि तूने देखा है। अब कौन झूठ बोल रहा है? बंदे देखे ना, डांस को नहीं देखा होगा। डांस असल में कोई देख नहीं सकता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, नेम ऑफ एक्शन है। तो ये नेम ऑफ एक्शन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम बोलचाल में अपना इस तरीके से यूज करते हैं कि डांस देखा, उसी चीज को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, आई सॉ डांस, आई सॉ अ डांस देयर। बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये कभी नहीं होने जा रहा, क्योंकि उसमें कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। भाई बड़ा सीधा सा फिनोमिनन होता है कि किसी भी चीज को हम तब देखते हैं जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। तो जो उस ऑब्जेक्ट का कलर होता है वही रेज रिफ्लेक्ट होती हैं हमारी आंखों में, और हम उसकी एक पिक्चर बना लेते हैं जो हमें दिख जाती है। लेकिन अगर किसी चीज की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कलर वलर होते नहीं है। तो ये जो हमने लिख दिया ना गलत है, या तो इसको हटाओ, एंजॉयड लिख दो, आई एंजॉय डांस, सा तो पॉसिबल नहीं है, या फिर यहाँ पे लिखो डांसर, वी सी द पर्सन हु डज दैट एक्शन। हम उस पर्सन को देख सकते हैं जो उस एक्शन को कर रहा है। एक्शन को कौन देख लेगा, एक्शन में तो कोई कलर शेप साइज डायमेंशन कुछ नहीं है, तो नो बडी कैन सी इट। तो ये जो हमारी बोलचाल का तरीका होता है ना, ये हमसे गलतियां करवा देता है इंग्लिश में, क्योंकि हम बोलते कुछ है लेकिन इंग्लिश में उसका ट्रीटमेंट कुछ और है। अच्छा, हम जो बोलते हैं उसी को सही मान के चल रहे होते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कई बार। एक चीज और बता बच्चे, एयर कैसा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा, कैसे पता चला? देख नहीं सकते।
लेकिन एक चीज सोचो, मान लो तुम इसी रूम में हो, मान लो, और रात का टाइम है और लाइटें बंद हो गई, तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, ना ये पिलर दिखाई पड़ेगा, ना ये बोर्ड दिखाई पड़ेगा, ना मैं दिखाई पड़ूंगा, ना कंप्यूटर दिखाई पड़ेगा, तो सब ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब अगर कोई चीज हमें दिख नहीं रही तो ऑब्जेक्ट है। अब तुम वहां बैठे हो, कराची तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लाहौर भी नहीं दिख रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ कि कोई चीज दिख नहीं रही तो ऑब्जेक्ट है? वो तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते ना कि जो चीज दिखती नहीं वो ऑब्जेक्ट होती है। बहुत तो ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, वो नहीं दिखाई पड़ते। आदमी के अपना सर फोड़ लिया उसमें, ठीक है। एक बार हम टीवी के शोरूम में थे, वहां एक आदमी आया, उसने मुंह फोड़ लिया। देहाती रहा होगा, उसने देखा ही नहीं शीशा है, सीधा दंदनाता चला आया, टकरा गया उसमें, ठीक है। चार पांच लोग फिर उसको उठा के बिठाया, उसको ठंडा पानी वानी पिलाया, उसने कहा अरे भाई साहब देख लिया करो यहाँ पे, ठीक है। तो शहर में मायावी है सब मामला यहाँ पे। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं दिखाई नहीं पड़ती, ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन होता तो है, टकराओगे तो चोट लग जाएगी। तो पता क्या, एयर जो है ना ये ऑब्जेक्ट नहीं है, मटेरियल है। मैं टाइम खराब नहीं करता, सीधे से टू द पॉइंट बात कर लेता हूँ। एक सारे बच्चों ने एक वन वर्ड सब्सटेंस तुम लोग पढ़ते हो गए, एक वो डिवाइस नहीं होती जिससे एयर प्रेशर को, बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर। अब ये बैरोमीटर डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम एयर प्रेशर को मेजर करते हैं। कैन एनीथिंग विदाउट हैविंग मास एक्सर्ट प्रेशर? क्या कोई ऐसी चीज जिसमें मास ना होता वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है? सवाल ही नहीं उठता। तो अगर मास नहीं होगा तो प्रेशर तो कैसे भी नहीं बनना, तो इसका मतलब एयर प्रेशर अगर होता है तो इसका मतलब एयर हैज द मास। एयर में मास है, अगर मास नहीं है तो प्रेशर का आएगा। एक चीज। दूसरी चीज, जैसे कोई ग्लास वगैरह है, हमने उसमें ठंडा पानी डाल दिया, ठीक है। तो ग्लास की जो आउटर सरफेस होती है उस पर ड्रॉपलेट्स आ गई। वो ड्रॉपलेट्स कहां से हैं? अंदर का पानी बाहर लीक हो गया या कहीं और से आ गई? वो मॉइस्चर। एयर में जो वाटर मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स हैं, वही कंडेंस हो जाते हैं। भाई एयर जो है इसमें वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स जो है तो कोल्ड सरफेस के टच में आए तो वो कंडेंस हो गए, वही ड्रॉपलेट बन गए। तो अपने आप देख लो मटेरियल है। सुबह ओस पड़ी होती है घास पे, वो एयर ही तो है जो कंडेंस हो गई। सारी चीजें छोड़ो, एस्ट्रोनॉट होता है, स्पेस में जाता है, तो जब वो स्पेस में जाता है तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सूट पहन के जाता है, हालांकि उनका अपना कुछ भी नाम होता है, लेकिन हम तो खैर उसे स्पेस सूट ही कह देते हैं। अब क्या वजह होती है कि वो एस्ट्रोनॉट उस स्पेस सूट को पहन के जाता है, ऐसे फॉर्मल्स में क्यों नहीं चला जाता? ये बताएगा। एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट स्पेस में पहन के क्यों जाता है, ऐसे क्यों नहीं चला जाता? कूटेगा तू, बता बेटा। स्पेस सूट पहन के क्यों जाता है स्पेस में एस्ट्रोनॉट? शर्म नहीं आती होगी तो बता। हाँ, हाँ, एयर नहीं होती चलो ये तो एक चीज होगी, लेकिन वो फिर वो स्पेस सूट क्यों पहन लेता है? एयर नहीं तो स्पेस सूट क्यों पहन लिया? सांस लेने के लिए पूरा सूट पहन लिया, सिलेंडर ले लो चले जाओ। अरे जो आदमी, बोलो बोलो बोलो, पहले बात पूरी कर लो। नहीं बोलो, पहले तुम बोलो। हो सकता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया, समझाना सही चाह रहे हो, बोलो। माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेन पे जाते हैं तो स्पेस सूट पहन के जाते हैं। सिलेंडर तो वो भी लेके जाते हैं क्योंकि डेंसिटी वहां पे एयर की कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी स्पेस सूट पहन लोगे। हाँ, ग्रेविटी से क्या ऐसा होता है कि जिसकी वजह से स्पेस सूट पहनना पड़ता है? चीजें निकाल ले तो बता बेटा। एयर होती है, तो एयर के लिए मुझे लगता है फिर ये जो माउंटेनियर्स होते हैं, ये चुप हो जाओ। अगर एयर ही इशू है, मान लो एयर वहां नहीं होती है, तो फिर माउंटेनियर्स को भी पहन लेना चाहिए स्पेस सूट, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे एयर वैसे ही डेंस नहीं रहती है, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। बात तो फिर तुम्हारी सही है, माउंटेन पे सूट माउंटेन वाला पहन के जाते हैं, स्पेस में स्पेस वाला पहन के जाते हैं। सही है, सही है, फिर तो सीख गया, फिर तो बढ़िया है। नाउन संज्ञा है, संज्ञा नाउन है, बस हो गया नाउन। टेंस काल है, काल टेंस है, बस सीख गए। बहानेबाजी करवा लो। असल में वजह क्या होती है ना, वहां पे होता है वैक्यूम। हम लोग जो अर्थ पे रहते हैं ना, तो हमें सबको पता है कि अर्थ के चारों तरफ एक कवरिंग ऑफ गैसेस है जो एटमॉस्फेयर है। अभी हमने पढ़ी ली गई एयर में मास होता है, तो वो जो गैसेस हैं, ठीक है, उनका हमारी बॉडी पे एक प्रेशर है, ठीक है, जिसको हम बैरोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। लेकिन जब हम बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर चले जाते हैं स्पेस में, तो वहां पे वैक्यूम है, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो कोई गैसेस का हमारे ऊपर प्रेशर भी नहीं है।
तो वहां पे अगर कोई पर्सन वैक्यूम में चला जाएगा इसी तरीके से, तो वहां पे होता क्या है कि एक्सटर्नल कोई प्रेशर है नहीं, बॉडी का इंटरनल प्रेशर बॉडी को एक्सप्लोड कर देगा। तो जो बॉडी है वो एक्सप्लोड कर जाएगी, क्योंकि इंटरनल प्रेशर जो है वो बाहर चीजों को फेंक देगा, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कोई है नहीं, ठीक है। तो ये वजह होती है वहां पे स्पेस सूट पहनना पड़ता है कि स्पेस सूट में वही प्रेशर जिसके हम यूज टू हैं अर्थ पे वो हमारा मेंटेन रहता है। तेज आंधी वगैरह चलती है, साइंस के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, किसी को भी पता होने चाहिए। जब तेज हवा वगैरह चलती है तो जो घर होते हैं उनकी छत उड़ जाती है, इसके पीछे भी यही वजह होती है, द सेम लॉजिक होता है। तेज हवा चलेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वेलोसिटी की वजह से जीरो हो जाएगा, तेज हवा चलेगी तो प्रेशर खत्म हो जाएगा, घर के अंदर का प्रेशर है वो छत को बाहर फेंक देगा, तो बाहर का प्रेशर बचा नहीं, अंदर का प्रेशर उसने छत को बाहर फेंक दिया, ठीक है, ये होता है। तो स्पेस सूट इसलिए पहन के जाते हैं क्योंकि वहां पे वैक्यूम है। अच्छा, अर्थ पे पहनना नहीं पड़ता क्योंकि अर्थ पे वो जो एटमॉस्फेयर है वो ऑलरेडी प्रेशर हमारी बॉडी पे डाल ही रहा है। तो कुल मिला के जैसे समझ जाओ वैसे अपना समझ जाना कि एयर इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एयर इज अ मटेरियल नाउन। तो एयर मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, मैटर होता है वो। चलो, अब ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको तो थोड़े समय के लिए छोड़ दो। जो नाउन्स काउंटेबल होते हैं उनका एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम कहते हैं नंबर। काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं इनका एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम कहते हैं नंबर। नंबर असल में नाउन की फॉर्म होती है जिसका यूज करके हम ये बताते हैं कि जिस नाउन को रेफर किया जा रहा है वो एक है या एक से ज्यादा है। तो ऐसी दो फॉर्म होती है इंग्लिश में, एक को हम कहते हैं सिंगुलर नंबर और एक को हम कहते हैं प्लूरल नंबर। तो नंबर इज द फॉर्म ऑफ नाउन विच शोज वेदर द नाउन बीइंग रेफर्ड टू इज वन और मोर देन वन। तो अगर वो नाउन जिसके बारे में बात की जा रही है एक है तो उसके लिए जो फॉर्म यूज होगी वो सिंगुलर नंबर की होगी। अच्छा, अगर एक से ज्यादा है तो उसके लिए जो फॉर्म यूज होगी नाउन की वो प्लूरल नंबर की यूज होगी। जैसे हमने लिखा है यहां पर कार और कार्स, तो ये जो द डिफरेंट फॉर्म्स है ना ये नाउन का नंबर एक्सप्रेस कर रही हैं। वो सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है। अगर हम कार्स लिखेंगे तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू मोर देन वन, और कार लिखेंगे तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू वन। इसी तरीके से हमने लिखा बॉक्स और बॉक्सेस, बेंच बेंचेस, मैंगो मैंगोज, नाइफ नाइव्स, एटसेट्रा। ध्यान देना ये काउंटेबल नाउन्स का एट्रीब्यूट होता है, अनकाउंटेबल में ऐसा नहीं होता। तो काउंटेबल नाउन्स हैव टू डिफरेंट फॉर्म्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड दिस फॉर्म्स आर कॉल्ड नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अगर हमें किसी एक इंडिविजुअल को रेफर करना है तो सिंगुलर नंबर में यूज करो, एक से ज्यादा को रेफर करना है तो प्लूरल नंबर में यूज करो। अब देखो कहाँ कार आएगा, कहाँ कार्स आएगा, कहाँ बॉक्स आएगा, कहाँ बॉक्सेस आएगा, ये तो होते हैं छोटे छोटे यूजेस जो लगभग अब तुम लोगों को आते भी होंगे, नहीं तो जब उनका रेफरेंस आएंगे मैं समझा दूंगा। बेसिकली नंबर को लेकर जो हमें यूजेस डिस्कस करने हैं जिनके बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के हैं ये यहां से समझना। देयर लिव्ड मैनी शूज मेकर इन द टाउन। देयर लिव्ड मैनी शूज मेकर इन द टाउन। अब देखो हमने एक नाउन लिखा शू और एक लिखा मेकर, ठीक है। तो ये मेकर जो नाउन है अगर हम इसको प्लूरल करेंगे तो इसका हो जाएगा मेकर्स, शू का प्लूरल करेंगे तो जाएगा शूज, ठीक है। तो ये सिंपल नाउन्स हैं, शू और मेकर दोनों सिंपल नाउन है और ये इनकी प्लूरल नंबर की फॉर्म है। लेकिन अगर मान लो हम इनको कंपाउंड बना लें, मतलब दोनों को मिलाकर एक ही नाउन बना लें, ठीक है। तो जो शू मेकर है ना, ये हाइफन यूज करें नहीं यूज करें वो डिपेंड करता है। तो जो शू मेकर हमने लिखा ना कंपाउंड नाउन बन गया। अब अगर ये कंपाउंड नाउन बन गया, अब ये सिंगुलर नंबर का है, हमें इसका प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम दो नाउन्स को मिलाकर एक नाउन बना लेते हैं तो इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। उनमें से एक नाउन मेन रहता है, एक दूसरे को डिस्क्राइब करने लग जाता है।
अब जैसे मेकर जो है ना, ये मेन वर्ड है, और शू इसका डिस्क्रिप्शन है, मतलब शू ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो मेकर है किस चीज का, मतलब मेकर शू को नहीं, शू मेकर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो मेन नाउन है उसको तो हम नाउन मान के ट्रीट करेंगे सेंटेंस में, लेकिन जो दूसरे को डिस्क्राइब करने लग गया, मॉडिफायर का काम करने लग गया, उसको हम एडजेक्टिव मान के ट्रीट करेंगे। तो शो एडजेक्टिव है नहीं, नाउन है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है एक नाउन को, तो ये मॉडिफायर का काम करने लग गया, नाउन मॉडिफायर इसे हम कहेंगे। जब हम प्लूरल करेंगे ना, तो जो हमारा मेन नाउन है उसी को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, जो नाउन मॉडिफायर का काम कर रहा है उसको प्लूरल नहीं लिखा जाएगा। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब हम दो या दो से ज्यादा नाउन्स को एक मिलाकर कंपाउंड नाउन बना लेते हैं, तो उनमें जो मेन नाउन होता है, जरूरत पड़ने पे उसी को प्लूरल फॉर्म में लिखना, जो उसके मॉडिफायर है उनको प्लूरल फॉर्म में मत लिखना। तो अगर कोई नाउन मॉडिफायर का काम करेगा तो वो प्लूरल नंबर में नहीं आ पाएगा, बात एक ये है। एक छोटी सी बात और समझनी है, जैसे हमने लिखा अ कार ड्राइवर, तो ड्राइवर एक नाउन हो गया, कार एक नाउन हो गया। अब ड्राइवर है मेन नाउन, कार है मॉडिफायर, कार डिस्क्राइब कर रहा है ड्राइवर को कि व्हाट काइंड ऑफ ड्राइवर, ठीक है। अब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये जो हमने डिटर्मिनर लिखा है, ये डिटर्मिनर हमेशा मेन नाउन का होता है। तो अगर हम कंपाउंड नाउन में कोई डिटर्मिनर लिखेंगे, तो वो डिटर्मिनर हमेशा उस नाउन के लिए यूज होगा जो कि मेन है। जो मॉडिफायर का काम कर रहा है, एडजेक्टिव के तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके लिए नहीं होगा। तो कंपाउंड नाउन्स के साथ लिखे गए डिटर्मिनर मेन नाउन के होते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स में जरूरत पड़ने पे प्लूरल फॉर्म केवल मेन नाउन की यूज की जा सकती है, मॉडिफायर प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते। अभी जो दोनों छोटी छोटी बातें हमें इन्हें इस एग्जांपल में अप्लाई करना है, ये हमने शू मेकर लिखा, ये हमारा कंपाउंड नाउन है, ठीक है। अच्छा, चूंकि वो कंपाउंड नाउन है और मेन वर्ड है मेकर, शू में मेन वर्ड है नहीं, तो पहली बात तो इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते, एक गलती। दूसरी गलती, जो यहाँ पे हमने डिटर्मिनर मैनी यूज किया है, ये मैनी डिटर्मिनर शू के लिए यूज हो रहा है, ये मेकर के लिए यूज हो रहा है। तो अगर ये मेकर के लिए यूज हो रहा है, तो मैनी प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, तो हमें मेकर को प्लूरल फॉर्म में मेकर्स लिखना पड़ेगा। सो देयर लिव्ड मैनी शू मेकर्स इन द टाउन। अब देखो, वैसे तो मैं चाहूंगा यही तरीका सीखो जो समझाया गया है। नहीं तो सेंटेंस में मेन वर्ड कौन सा है, मतलब मेन नाउन कौन सा है, ये जानना हो ना, तो वर्ब से रिलेट क्या करो। अब जैसे हमें पता है ये लिव्ड वर्ब जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये वर्ब शू के लिए नहीं, मेकर के लिए यूज हो रही है। देयर लिव्ड मेकर इन द टाउन, ठीक है। देयर लिव्ड शू इन द टाउन, तो हमें पता है ये लिव वर्ब जो है ना, वो शू के लिए नहीं यूज हो रही है, वो मेकर के लिए यूज हो रही है। तो जिस नाउन के लिए सेंटेंस में लिखी गई मेन वर्ब यूज होती है ना, वही मेन नाउन होता है। जिस नाउन के लिए सेंटेंस में लिखी गई मेन वर्ब यूज होती है, वही मेन नाउन होता है। तो मेन वर्ब से रिलेट करके भी हम जान सकते हैं कौन सा नाउन मेन होगा, कौन सा नहीं। दूसरा एग्जांपल देखो। ही इनवाइटेड ऑल हिज सन इन लॉज। अब देखो, ये हमने सन इन लॉ एक नाउन लिखा, ठीक है। ये इन प्रिपोजिशन है, लॉ इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बिकम एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये फिलहाल में फ्रेज एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सन नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। तो यहाँ पे जो मेन नाउन है ना हमारा, वो सन है, और इन लॉ जो फ्रेज है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो सन को डिस्क्राइब करे, व्हाट काइंड ऑफ सन। अब जब पता ही चल गया कि मेन वर्ड सन है, लॉ नहीं है, तो फिर जब प्लूरल करना तो सन को करना, ना कि लॉ को। हमने क्या किया, यहाँ पे लॉ को प्लूरल कर दिया, तो ये गलत हो गया, और इसको ऐसे लिख दिया। तो कंपाउंड नाउन्स में हमेशा उस वर्ड को प्लूरल करके लिखा करो अगर जरूरत हो तो, जो मेन हो। तो सन इन लॉ में मेन वर्ड सन होता है, शू एंड मेकर में मेन वर्ड मेकर होता है। अब जब ये बातें छोटी मोटी समझ में आ गई हो, ठीक है, तो इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड नाउन्स लिखता हूँ, इनकी प्लूरल फॉर्म लिखना।
हरिओम। अटॉर्नी जनरल, जनरल मैनेजर, बुक शॉप, शॉपलिफ्टर, पासर बाई, लुकर ऑन, हैंडफुल, बैगफुल, ऑफिसर इंचार्ज, कोड ऑफ कंडक्ट, मैन हेटर, मैन टीचर। अब देखो ये कुछ कंपाउंड नाउन्स यहाँ पे हमने लिखे हैं। अब ये सब सिंगुलर नंबर के हैं, इनका प्लुरल क्या होगा वो अपने आप लिखो। इनको अगर हम प्लुरल नंबर के लिए यूज करना चाहें तो क्या फॉर्म यूज करनी पड़ेगी वो अपने आप लिखो। फर्स्ट का क्या लिखा प्लुरल? किससे पूछो, सब तो हिले हुए हैं। ये बैठा जो पिलर के पास, बेटा इसका क्या लिखा अटॉर्नी जनरल का प्लुरल? अटॉर्नी जनरल, ठीक बढ़िया। एक चीज और बता, अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? अटॉर्नी वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या मकान, मकान बेच दिया किसी को दे दिया? पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं सोच रहा? महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होता है? अटॉर्नी होता होगा। हाँ, अटॉर्नी महान्यायवादी होता होगा। बढ़िया सीख गया तुम तो। बहुत मारूंगा समझा, हिले हुए। अटॉर्नी जो होता है लॉ ऑफिसर होता है, स्टेट का लॉ ऑफिसर होता है, उसे कहते हैं अटॉर्नी। अब समझ जाओ, बहुत दिन से पढ़ रहे हो, हिंदी जान लेना, इंग्लिश सीख लेना नहीं होता, दोनों में अंतर होता है। तो अटॉर्नी जो होता है ये लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का। जनरल उसकी रैंक होती है कि वो कौन से रैंक का अटॉर्नी है। ठीक है, अब कौन किसे डिस्क्राइब कर रहा है, अटॉर्नी जनरल को या जनरल अटॉर्नी को? जनरल अटॉर्नी को डिस्क्राइब कर रहा है क्योंकि वो रैंक है, मेन नाउन जो है वो अटॉर्नी है। तो अगर अटॉर्नी मेन नाउन है तो जो हम इसका प्लुरल करेंगे तो हम लिखेंगे अटॉर्नीज जनरल। अटॉर्नीज जनरल। नेक्स्ट में जो जनरल मैनेजर, देखो मैनेजर जनरल को डिस्क्राइब करने के लिए जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर का डिस्क्रिप्शन है। असल में मैनेजर हो गया मेन नाउन, जनरल उसकी रैंक है, उसका डिस्क्रिप्शन है। वर्क्स मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है, वो उसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर है, वो क्या है। तो ये जो जनरल हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना वो मैनेजर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसका मतलब मेन वर्ड मैनेजर हो गया, तो फिर हम उसी का प्लुरल कर देंगे, जनरल मैनेजर्स। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देना कि कई बार ऐसा होता है कि मेन नाउन पहले लिखा होता है कंपाउंड नाउन में, कई बार बाद में लिखा होता है, तो वो पहले से रट नहीं पाओगे कि पहले लिखा होता है बाद में लिखा होता है। उस वर्ड का अगर मीनिंग पता होगा ना तो जान जाओगे मेन वर्ड कौन सा है कौन सा नहीं। तो एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ इसी टाइप के यहाँ पे। सेक्रेटरी जनरल और मेजर जनरल। सेक्रेटरी जनरल और मेजर जनरल, प्लुरल करो।
भोपाल बेटा बुखार है क्या तुझे आज? फिर क्यों कुटाई खाना चाहता है? सेक्रेटरी जनरल में मेन वर्ड क्या है, सेक्रेटरी या जनरल? सेक्रेटरी। जनरल उसकी रैंक है, जॉइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो जो जनरल वर्ड है ना वो डिस्क्रिप्शन है सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी मेन वर्ड है तो इसको प्लुरल करो, सेक्रेटरीज जनरल। अच्छा, मेजर जनरल में देखो, मेजर जो है ना ये डिस्क्रिप्शन है जनरल का। जनरल आर्मी की मतलब रैंक होती है, ऑफिसर होता है जनरल। जैसे वहां पे अटॉर्नी है ना ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, वैसे जनरल होता है आर्मी का ऑफिसर, ठीक है। मेजर उसकी रैंक है, कर्नल जनरल, मेजर जनरल, ऐसे। तो मेजर डिस्क्राइब कर रहा है जनरल को। अब जनरल हो गया मेन वर्ड, तो हम जब प्लुरल करेंगे तो जनरल को करेंगे, मेजर जनरल्स। तो जो मेन नाउन है उसको प्लुरल करना। मेन कौन सा होता है वो मीनिंग मीनिंग पता होगा तो जान जाओगे। एक दूसरा वर्ड लिखो, कोर्ट मार्शल। इसका प्लुरल अपने आप करो, कोर्ट मार्शल। मार्शल का मीनिंग क्या होता है बेटा? हाँ, क्या होती है? रैंक। मार्शल रैंक होती है क्या? मुझे ज्यादा पता नहीं है आर्मी आर्मी के बारे में, लेकिन इतना पता है कि रैंक रैंक नहीं होती, हिले हुए। वो दूसरा मार्शल होता है हिले हुए, MARSHALL होता है वो। वो मार्शल होता है दूसरा। जैसे हाँ, अर्जुन सिंह जी जो थे वो। भैया वो दूसरा होता है, दूसरा है मार्शल। एक मार्शल वो भी तो आता था मुकेश खन्ना पहले टीवी पे, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा। हाँ, बहुत पहले का आता था उसका सीरियल, मार्शल। पीछे बैठा। बेटा मार्शल क्या होता है? हाँ, क्या होता है? पनिशमेंट। तेरे को आज मार्शल मिलेगा, समझा? पड़ोसी, नहीं पता? हाँ बढ़िया, पीछे बैठा। पीछे बैठा वो। मार्शल क्या होता है? अब तो ही बोल दे, इससे बोल रहा है तो लल्लू पूछ, बोल ही नहीं रहा कुछ। क्या होता है मार्शल? मिलिट्री से जुड़ा हुआ। पीछे बैठे वो दोनों। मार्शल का मीनिंग बताओ। तुम में से किसी ने मार्शल आर्ट्स वर्ड सुना कभी? लगभग सब नहीं सुना होगा। अब देखो यहाँ पे जो आर्ट्स है ना ये नाउन है और मार्शल इसका डिस्क्रिप्शन है। मार्शल का मतलब था रिलेटेड टू वॉर, रिलेटेड टू मिलिट्री। तो मार्शल वर्ड जो होता है ये बेसिकली एक एडजेक्टिव होता है और आर्ट्स नाउन है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है। वैसे तो ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर वर्ड्स इंग्लिश में जिनके एल लिखा होता है ना वो एडजेक्टिव ही होते हैं। ज्यादातर, सारे नहीं, सब पे अप्लाई मत कर लेना। नेशनल, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, सेलेस्टियल, स्पेशल, मार्शल, सारे। तो ये जो मार्शल वर्ड होता है एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है रिलेटेड टू वॉर, रिलेटेड टू कॉम्बैट, रिलेटेड टू मिलिट्री। तो जो कोर्ट मार्शल है ना, इसमें कोर्ट है नाउन, मार्शल है एडजेक्टिव जिसे डिस्क्राइब कर रहा है, और इसका प्लुरल जाएगा कोर्ट्स मार्शल। तो कुछ कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंड नाउन से मेन वर्ड पहले लिखा होता है, कई बार बाद में लिखा होता है। वो अगर मीनिंग मीनिंग पता है तो जान जाओगे कौन सा मेन है, उसको अपना प्लुरल कर लेना। जो मेन होगा उसको प्लुरल करना, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो बाकी पे आ जाते हैं। बुक शॉप में मेन वर्ड क्या है, शॉप या बुक? शॉप, तो इसका हम प्लुरल कर देंगे बुक शॉप्स। शॉप लिफ्टर का मतलब क्या होता है? अबे शॉप लिफ्टर का मतलब क्या होता है? चोर, जो दुकान से चोरी कर ले जाता है, ठीक है। तो इसका प्लुरल हो गया शॉप लिफ्टर्स। यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस है ना वो लिफ्टर है, मतलब हम लिफ्टर को रेफर करना चाह रहे हैं ना कि शॉप को। शॉप है डिस्क्रिप्शन उसका। अब देखो ये जो पासर बाई और लुकर ऑन हमने लिखे हैं, इनमें बाई और ऑन ये प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस की प्लुरल फॉर्म होती नहीं है। पासर और लुकर ये नाउन है तो हम इन्हीं का प्लुरल बनाएंगे। पासर्स बाई क्या मतलब होता है? पासर्स बाई का राहगीर। लुकर्स ऑन का मतलब क्या होता है? दर्शक, देखने वाले लोग, ठीक है। फिर आ गया हैंडफुल और बैगफुल। अबे प्लुरल कर इसका, हैंडफुल किसे, इसका प्लुरल कर। शांत नहीं क्लास में पढ़ा जाता है। हैंडफुल का प्लुरल कर। तेरे शक्ल से ये लग रहा था हैंड्सफुल। पड़ोसी, हैंडफुल्स उसको खींच दिया इसलिए कह रहा है हैंडफुल्स की तरह, समझ में आ रहा है? हैंड्सफुल ही होगा।
पढ़ा करो क्लास में, खीसे मन निकाला करो। अब देखो जो बैगफुल हैंडफुल अपने वर्ड लिखे ना, ये सिंगल वर्ड है। शॉप और लिफ्टर दो अलग अलग वर्ड है, बुक और शॉप अलग अलग वर्ड है। तो हैंडफुल जो है ये एक ही वर्ड है। अगर हम इसका प्लूरल करेंगे ना, तो हम इसके लास्ट में ऐसे ऐड कर देंगे, ना कि उसको ब्रेक करके उसके बीच में लिखेंगे हैंड्स। तो इसका प्लूरल हो गया हैंडफुल्स, बैगफुल का हो गया बैगफुल्स, स्पूनफुल का हो गया स्पूनफुल्स, माइंडफुल का हो गया माइंडफुल्स। तो हैंडफुल है, बैगफुल है, स्पूनफुल है, ये सिंगल वर्ड होते हैं, सिंगल। तो इनका जब प्लूरल करोगे तो इनके लास्ट में ऐसे लिखना। ये तो इतने आम वर्ड होते हैं, अगर तुमने कभी कोई दवाई वगैरह खाई होगी, ठीक है, तो उस पर भी लिखा होता है टू स्पून फुल्स ऑफ इट। ठीक है, चाय वगैरह होती है उन पे भी लिखा होता है एट 3 स्पूनफुल्स ऑफ, लेकिन उसको पढ़े कौन, देहाती आदमी पढ़ते ही नहीं उसको। ठीक है, नहीं तो उन पे सब पे लिखा होता है। अगला देखो, ऑफिसर इंचार्ज। ये तो वही हो गया, ठीक है, जो प्रेपोजिशन के बाद हम लिखते हैं वो मेन नाउन हो नहीं सकता, मेन नाउन वही होता है जो पहले लिखा गया। तो ऑफिसर इंचार्ज का प्लूरल हो गया ऑफिसर्स इंचार्ज। और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो गया कोड्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो इसका प्लूरल हो गया कोड्स ऑफ कंडक्ट। मैन हेटर को मैन टीचर को एक बार समझ लेना। अब जैसे हमने वर्ड लिखा मैन हेटर, और एक हमने लिखा मैन टीचर। अब अगर हम इन वर्ड्स के मीनिंग को डिफाइन करें, ठीक है, तो देखो, मैन हेटर का एक मतलब तो हो सकता है ये हो जाए वन हु ईट्स मैन, वन हु हेट्स मैन। दूसरा हो सकता है इसका मतलब ये हो जाए अ मैन हु हेट्स। उसी तरीके से मैन टीचर के जो पॉसिबल मीनिंग है, या तो इसका मतलब होगा वन हु टीचर्स मैन, वन हु टीचर्स मैन, या इसका मतलब होगा अ मैन हु टीचर्स। देखो तो मैन हेटर का मीनिंग क्या होता है, वन, टू या दोनों ही, या कोई भी नहीं। हाँ, मैन हेटर का मतलब क्या मानोगे, वन हु हेट्स मैन या मैन हु हेट्स? अब मानो तुम जो चाहे, लेकिन होता ही है। तो मैन हेटर का मतलब होता है वन हु हेट्स मैन, जो मैन से हेट करे वो कोई दूसरा मैन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई गॉड हो सकता है, कोई कोई भी हो सकता है, मतलब ठीक है। मैन टीचर का मतलब क्या मानना चाहिए, वन हु टीचर्स मैन या मैन हु टीचर्स? मैन टीचर का मतलब एक ऐसा मैन जो कि टीचर है। तो इसका मतलब हो गया मैन हु टीचर। अब दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो देखो क्या है, ये जो मैन वर्ड है ना, वो इस फ्रेज का सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो मैन वर्ड है वो इस फ्रेज का ऑब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पे हेट करने वाला कोई और है, और जिससे हेट कर रहा है वो मैन है। अच्छा, यहाँ पे जो टीच करने वाला है वो मैन ही है। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, मैन हेटर जो हमारा कंपाउंड नाउन है उसमें मैन हमारा ऑब्जेक्ट है, मैन टीचर में सब्जेक्ट है। अगर हम कंपाउंड नाउन में मैन वुमेन वर्ड का यूज करें विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट, तो जो मेन वर्ड होता है उसको प्लूरल किया करो। अब जैसे मेन वर्ड हेटर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम इसका प्लूरल लिखेंगे हेटर्स। लेकिन अगर मान लो कंपाउंड नाउन में मैन और वुमेन वर्ड विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट यूज हो, तो फिर दोनों को ही प्लूरल किया करो, मैन का मैन कर दो और टीचर का टीचर्स कर दो। तो अगर हम कभी किसी कंपाउंड नाउन में मैन वुमेन वर्ड का यूज करें विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट, तो दोनों वर्ड प्लूरल क्या करो, मैन और वुमेन भी हो जिसको डिस्क्राइब करना है वो भी। एक यहाँ पे इसी तरीके का वर्ड लिख रहा हूँ, अपने आप प्लूरल करना। अब हमने यहाँ पर एक कंपाउंड नाउन लिखा वुमेन सपोर्टर, और हमें इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास हो गया वुमेन सपोर्टर्स, और एक हो गया वुमेन सपोर्टर्स। देखो तो क्या होगा इसका, वुमेन सपोर्टर का प्लूरल करोगे तो क्या हो जाएगा,
अब देखो इनमें पता है दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अगर हम लिखेंगे वुमेन सपोर्टर्स तो हमें ये मानना पड़ेगा सपोर्टर सब्जेक्ट है, वुमेन ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा दोज हु सपोर्ट वुमेन, मतलब वो लोग जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। वो कौन है? हो सकता है महिलाएं हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हो, कोई भी हो। अच्छा विमेन सपोर्टर्स लिख देंगे तो ये मानना पड़ेगा विमेन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा दोज वुमेन हु सपोर्ट, दोज वुमेन हु सपोर्ट, वो महिलाएं जो सपोर्ट करती हैं, किसे सपोर्ट करती हैं? किसी पार्टी को, किसी टीम को, किसी कॉज को, किसी भी चीज को करती हैं। तो अगर हम वुमेन सपोर्टर्स लिखेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वुमेन यहाँ पे सब्जेक्ट है इस फ्रेज में, और वुमेन सपोर्टर्स लिखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा ये इस फ्रेज में ऑब्जेक्ट है। तो कुल मिला के वो मीनिंग तो दोनों ही सही है, तो ये भी सही है ये भी सही है, मीनिंग समझ लेना। तो अगर हम वुमेन सपोर्टर को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, वो हम मीनिंग के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। वुमेन सपोर्टर्स लिखोगे तो इसका मतलब वुमेन ऑब्जेक्ट है, वुमेन सपोर्टर्स लिखोगे तो इसका मतलब वुमेन सब्जेक्ट है। अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों में से जो चाहिए यूज करना। क्या कर रहा है? मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा है? क्या बताया मैंने, एक बार समझाना। ये वुमेन सपोर्टर्स लिखेंगे वुमेन सपोर्टर्स लिखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होगा बताइए एक बार। अगर हम वुमेन सपोर्टर्स लिखेंगे वुमेन सपोर्टर्स लिखेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? इतने बदतमीज हैं, देखो ससुरिया। यहाँ पढ़ाया जा रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहा है। फोन एक बार अपना ऑन करके रख दो अच्छे से, बस रखा रहने दो। तो उसको चेक कर रहा है कोई उठा तो नहीं ले गया, कोई ये ना कर ले, बैटरी निकाल ले, अपना चार्ज कर ले। हैं? अब तो ये भी आ गया ना, फोन चार्ज हो जाता है। बोले हमारी बैटरी तब तक खाली कर दे। ये ज्यादा जरूरी चीज है, फोन ज्यादा जरूरी चीज है? इतने पजामा हैं लोग। तो ठीक है, तो उसके दो पॉसिबल प्लूरल फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों के मीनिंग अलग अलग होंगे। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग हम उसका यूज सेंटेंस में करेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्म यूज कर लेंगे। तो ये जो मैन और वुमेन को जब हम कंपाउंड वर्ड्स में लिख देते हैं ना, तो वहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। हरि ओम प्रभु। देखो एक सेंटेंस लिखो, सरल इज 50 ईयर ओल्ड। दूसरा लिखो, सरल इज अ 50 ईयर्स ओल्ड मैन। ठीक है, अब हमने ये दो सेंटेंस लिखे। सरल इज 50 ईयर ओल्ड एंड सरल इज अ 50 ईयर्स ओल्ड मैन। अब देखो दोनों सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब है ना, वो एक लिंकिंग वर्ब है, इज लिंकिंग वर्ब है। तो अब हमने पढ़ रखा है कि लिंकिंग वर्ब हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं। फिलहाल में एक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है, एक में नाउन है। फर्स्ट सेंटेंस में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है ना, वो ओल्ड एडजेक्टिव है। सेकंड में जो कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन है, मैन। ओल्ड वहां पे डिस्क्रिप्शन हो गया। अब देखो, ये जो ओल्ड हमने एडजेक्टिव लिखा है, या एक तो इस तरीके के और एडजेक्टिव हो सकते हैं, जैसे हैवी है, हाई है। ये एडजेक्टिव्स नाउन्स की उन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है। जैसे ओल्ड जो होता है एज का एडजेक्टिव होता है, तो एज को हम इन यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम के यूनिट्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। हैवी जो होता है ये मास का एडजेक्टिव होता है, तो इसको हम किलोग्राम के यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। हाई जो होता है ये हाइट का एडजेक्टिव होता है, और इसको हम मीटर के यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम इन एडजेक्टिव्स के साथ में इनकी मेजरमेंट यूनिट्स लिखें जिनके थ्रू इनको मेजर किया जाता है। 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 20 किलोग्राम्स हैवी, 30 मीटर्स हाई, तो हम इन्हें ऐसे लिखेंगे। अब जो हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जैसे ईयर जो है ना यूनिट ऑफ टाइम है, किलोग्राम यूनिट ऑफ मास है, मीटर यूनिट ऑफ डिस्टेंस या लेंथ है, ठीक है, तो हमने ये प्लूरल फॉर्म में लिख दी। ये यूनिट्स हमने प्लूरल फॉर्म में इसलिए लिख दी क्योंकि इनका नंबर मोर देन वन है। 30, 20, 10 ये मोर देन वन है, तो मोर देन वन होने की वजह से ये यूनिट्स हमने प्लूरल फॉर्म में लिखी और ये सही है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव है, हमेशा किसी न किसी नाउन को रेफर करेगा। अगर मान लो हम वो नाउन साथ ही में लिख दें जिसको रेफर करने के लिए यूज हो रहा है, अ 10 ईयर्स ओल्ड बॉय, a 20 kilograms heavy bag, a 30 meters high wall,
अब जब हम नाउन साथ में लिखेंगे तो होगा क्या, ये एडजेक्टिव जो है या ये जो मेजरमेंट यूनिट है, मीटर, किलोग्राम, ईयर, ये सब हो जाएंगे मॉडिफायर। मेन वर्ड हो जाएगा बॉय। अब जब हमें पता चल गया कि मेन वर्ड बॉय है, बैग है, वॉल है, तो ये तो मेन वर्ड है नहीं, तो अगर ये मेन वर्ड नहीं तो इनकी प्लूरल फॉर्म गलत हो गई। तो अगर हम वो नाउन ना लिखें, बॉय, बैग, वॉल, तो ये सही थे, 10 years ओल्ड सही था, 20 किलोग्राम हैवी भी सही था, लेकिन जैसे ही नाउन लिखोगे तो वो नाउन मेन वर्ड हो जाएगा, ये उसके मॉडिफायर हो जाएंगे और मॉडिफायर प्लूरल नंबर में नहीं आते। अब ये जो बात हमने यहाँ पे डिस्कस की ना, इसको हमें उन एग्जांपल्स में अप्लाई करना है। ये हमने ओल्ड एडजेक्टिव लिखा, इस एडजेक्टिव की मेजर यूनिट हमने ईयर लिखी। अब ईयर के साथ जो हमने नंबर लिखा है वो है 50। 50 का मतलब मोर देन वन। तो अगर ये मोर देन वन है तो इस नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखो, ईयर्स। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, 50 यहां भी लिखा है, ईयर के साथ में 50 यहां भी लिखा है, लेकिन ये जो ईयर है ना, हमारा मेन वर्ड नहीं है। यहाँ पे मेन वर्ड जो है वो है नाउन, मैन। ही इज अ मैन। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, ये बताने के लिए लिख दो 50 years ओल्ड। तो जो 50 years ओल्ड पूरी फ्रेज है ना, वो मैन नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। मैन है मेन वर्ड, क्योंकि वो मेन वर्ड है, ये मेन वर्ड है नहीं, तो अब इसको प्लूरल फॉर्म में मत लिखो। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें ईयर्स लिखो 50 years, और दूसरे में 50 year लिखो। तो हमें यहाँ से सीखना है कि जब हम नाउन मॉडिफायर्स यूज करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखने चाहिए। कौन से वर्ड नाउन मॉडिफायर होते हैं, कौन से नहीं होते, ये हमें यहाँ से सीखना है। एक एग्जांपल और देखो, दे हैव फाउंड, दे हैव फाउंड a 3000 years old coin। They have found a 3000 years old coin। What have they found? क्या पाया इन लोगों ने? कॉइन। तो यहाँ पे कॉइन हमारा मेन वर्ड हो गया, दे हैव फाउंड अ कॉइन। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ कॉइन हैव दे फाउंड, ये बताने के लिए हमने एक फ्रेज यूज किया, 3000 years ओल्ड। अभी जो 3000 years ओल्ड हमने फ्रेज यूज किया ना, ये हमारे सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ये हमारे ऑब्जेक्ट कॉइन का डिस्क्रिप्शन है। तो मेन वर्ड हो गया कॉइन, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। अगर ये उसका डिस्क्रिप्शन है तो प्लूरल फॉर्म में गलत है, तो इसको ईयर लिखो। तो हम इसको लिखेंगे, दे हैव फाउंड 3000 year old कॉइन। अब देखो, वैसे तो ये बात आसान है, ऐसे समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी देखो थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो। यही बच्चा जो मोबाइल से ही कर रहा था, इधर आ बेटा। सेंटेंस में एडजेक्टिव्स कितने तरीके से यूज किए जा सकते हैं? जो, हाँ, प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली। बढ़िया, देखो अब ये फर्स्ट सेंटेंस में देखो, जो हमने एडजेक्टिव यूज किया है ओल्ड, वो कैसे यूज हो रहा है, प्रेडिकेटिवली, एट्रीब्यूटिवली? दूसरे वाले में एट्रीब्यूटिवली। अगर हम किसी एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज करें, जैसे कि यहाँ पे किया, तो उसकी मेजरमेंट यूनिट्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएंगी। अब ये आसान तरीका है, अगर समझ में आ जाए और याद हो जाए तो। किसी भी एडजेक्टिव के साथ में उसकी मेजरमेंट यूनिट प्लूरल फॉर्म में तभी लिखी जा सकती है जब वो एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज हो। एट्रीब्यूटिवली यूज होगा तब नहीं हो पाएंगी। होता क्या, जब हम किसी एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज करते हैं ना, तो हमेशा उसके साथ नाउन लिखा होता है, और फिर वो नाउन मेन वर्ड बन जाता है। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल में जो ओल्ड एडजेक्टिव यूज किया वो प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है, सेकंड में उसका वो एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है, थर्ड में भी एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है। अब देखो, ये दो तीन एग्जांपल हो गए, दो चार एग्जांपल मैं और लिखता हूँ, इनको अपने आप सही करना। इट वॉज एन 8 hours long meeting। It has been raining for 8 hours। He wrote a 5 pages essay on pollution। The government has set up a 3-man
committee. Smoking is the chief cause of most heart attack. We have designed a 20 days program. 10th, the man has lost dash a 200 rupees note. 200 rupees notes. 200 rupee notes. A 200 rupee note. अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है, नहीं अपने आप से कर। ये सारे क्वेश्चंस हमारे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे 3 देर से। देखो ये जो फर्स्ट सेंटेंस में हमने इट प्रोनाउन यूज किया है, ये किसके लिए यूज हुआ है? मीटिंग के लिए, आवर के लिए? हाँ, मीटिंग के लिए। अब हमें पता है जो हमने इट यूज किया है ना, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मीटिंग को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट मीटिंग हुआ। ठीक है, तो ये मेन वर्ड जो है वो मीटिंग है। वी आर टॉकिंग अबाउट मीटिंग। व्हाट काइंड ऑफ मीटिंग वाज इट, ये बताने के लिए हमने लिख दिया 8 आवर्स लॉन्ग। अब ये 8 आवर्स लॉन्ग फ्रेज जो है ना, वो हमारा मेन नाउन नहीं है, वो नाउन मॉडिफायर है। मेन नाउन जो है मीटिंग है, ये उसका मॉडिफायर है। क्योंकि ये मॉडिफायर है तो प्लूरल फॉर्म नहीं। तो इसको लिखो एन 8 आवर्स लॉन्ग, एन 8 आवर लॉन्ग मीटिंग। अगला देखो, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 8 आवर। ठीक है, अब ये फॉर प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है आवर है। अभी आवर नाउन होता है, यूनिट ऑफ टाइम होती है। अच्छा, ये हमारा मेन वर्ड है यहाँ पे आवर। यहाँ तो आवर मेन वर्ड नहीं था, मेन वर्ड मीटिंग था, लेकिन यहाँ पे जो फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना वो आवर ही है। अब ऐसे 8 आवर है तो 8 यूनिट हो गई। 8 का मतलब मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब प्लूरल फॉर्म। तो
अगर हम आवर को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करें, एज अ मेन वर्ड यूज करें, तब तो जरूरत पड़ने पर हम इसे प्लूरल कर लेंगे, लेकिन अगर हम इसे एज अ मॉडिफायर बना के यूज करें तब मत करना। नेक्स्ट में आ जाओ। ही रोट अ 5 पेजेस ऐसे ऑन पॉल्यूशन, व्हाट डिड ही राइट? ऐसे। ही रोट एन ऐसे, व्हाट काइंड ऑफ ऐसे, ये हमने बताना था, तो हमने लिख दिया 5 पेजेस। अब ये 5 पेजेस जो फ्रेज है ना वो डिस्क्रिप्शन है ऐसे का, तो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा। द गवर्नमेंट हैज सेट अप, व्हाट हैज द गवर्नमेंट सेट अप? क्या सेटअप किया गवर्नमेंट ने? कमिटी। द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी, व्हाट काइंड ऑफ कमिटी इज दैट? 3 men, तो 3 men मॉडिफायर हो गया, मॉडिफायर प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, तो ऐसे लिख दो। स्मोकिंग इज द चीफ कॉज ऑफ, व्हाट इज द स्मोकिंग चीफ कॉज ऑफ? स्मोकिंग किस चीज का कॉज है? हार्ट्स का, अटैक का? अटैक का। तो जो ऑफ प्रिपरेशन है ना, इसका ऑब्जेक्ट अटैक है, तो अटैक मेन वर्ड हो गया। व्हाट काइंड ऑफ अटैक, ये बताने के लिए हमने लिख दिया हार्ट, तो हार्ट मॉडिफायर है, तो प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा एक चीज। अच्छा, दूसरा ये जो हमने डिटर्मिनर लिखा है, ये हार्ट के लिए नहीं, ये मेन वर्ड अटैक के लिए यूज होगा, तो अगर ये अटैक के लिए यूज होगा तो अटैक प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मोस्ट के साथ में काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर में लिखा करो, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा मोस्ट हार्ट अटैक्स। वी हैव डिजाइंड, व्हाट हैव वी डिजाइंड? प्रोग्राम। अब प्रोग्राम, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम इज दैट? 20 डेज। अब ये 20 डेज जो है ना प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन है, मेन वर्ड प्रोग्राम है, ये उसका मॉडिफायर है, मॉडिफायर प्लूरल नंबर में नहीं, नाउन मॉडिफायर प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखने, बस ये समझना है। अब आ गया हमारा 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन का आंसर होता है बेटा, जल्दी बोल। क्या कर रहा है, सुडोकू खेल रहा है क्या? हाँ, ई डी, अच्छा मैं सोचा ई बोल रहा है। अब देखो ए और बी तो ऑप्शन होने से रहे, ये आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जो रूपी है ना वो मेन वर्ड नहीं है, मेन वर्ड है नोट। तो अगर मेन वर्ड नोट है तो हम रूपी को प्लूरल फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे, ठीक है? तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए, इन दोनों में से कोई एक सही होना था, ये वाला बच्चा गलत क्यों है? अब देखो एक मेरे से गलती हो गई, ऑप्शन लिखते टाइम इसको नोट लिखना चाहिए था, ठीक है? नोट्स लिख दोगे तो सही हो जाएगा। असल में ये जो 2 हो जाएगा ना उसको हम मान लेंगे नोट के लिए 100 हो जाएगा, रुपए के लिए सही हो जाएगा। अगर हम इसे नोट लिखेंगे तब ये गलत होगा, और इसके गलत होने की वजह, इसको नोट लिख लेना, वो नोट्स गलती से लिख गया होगा, और ये गलत क्यों होगा इसको यहां से समझना। एक बेटा एक चीज और बता, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज कार, ही हैज फ्रेंड्स, ही हैज नॉलेज। ही हैज कार, ही हैज फ्रेंड्स, ही हैज नॉलेज, इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस गलत है? ये सोचता बहुत है। दूसरा, देखो टाइम एम है नहीं, टाइम खत्म हो गया, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। अब होता है कि नॉलेज जो है ना ये हमारी स्टेट का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल। फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है प्लुरल, तो ये दोनों सही है। अच्छा, कार जो है ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर में। कोई भी नाउन जो काउंटेबल हो वो सिंगुलर नंबर में बिना डिटर्मिनर के मत लिखा करो, उसके साथ में हमेशा डिटर्मिनर लिखा करो। तो कार काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर में बिना डिटर्मिनर के मत लिखा करो, ठीक है? तो वो पहले वाला गलत था, उसको हमें लिखना पड़ेगा ही इज अ कार, बाकी दोनों सही है। अब अगर उस तरीके से हम देखें तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि जो नोट है ना एक काउंटेबल नाउन है सिंगुलर नंबर का, उसका हमने डिटर्मिनर लिखा नहीं है। अच्छा, 2 को इसका डिटर्मिनर मान नहीं सकते, क्योंकि 2 जब लिख दोगे तो प्लुरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये जो 2 है ना वो नोट के साथ नहीं, वो 100 के साथ है। 200 रुपए का भी नोट आता है ना अब तो जो 2 है ना ये 100 के साथ है, वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो नोट नाउन है हमने इसको सिंगुलर नंबर में बिना डिटर्मिनर लिखा रखा, तो ये गलत हो गया, आंसर आई है। अब देखो ये जो ए हमने यूज किया ना ये नोट का डिटर्मिनर हो गया, और 200 जो है वो रुपी का हो गया। रुपी चूंकि हमारा मेन वर्ड नहीं है, मॉडिफायर है, इसीलिए हम उसको प्लुरल फॉर्म में नहीं लिख रहे।
तो यहाँ पे मेन वर्ड नोट है, रुपी मेन वर्ड है नहीं, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में लिख नहीं सकते, ठीक है। तो ए और बी ऑप्शन इसलिए गलत हो गए। सी ऑप्शन हमारा इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने काउंटेबल नाउन्स को जो सिंगुलर नंबर का है बिना डिटरमिनर लिख रखा, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखा। ही बॉट डैश a dozen orange, B a dozen oranges, C a dozen oranges, D a dozen orange। क्या खरीदा उसने, डजन या ऑरेंज? ऑरेंज। अब डजन तो मेन वर्ड है नहीं, तो अगर डजन मेन वर्ड नहीं है तो इसको डजन तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो ये सी और डी दोनों ऑप्शन हो गए गलत, ठीक है। तो मेन वर्ड जो यहाँ पे वो ऑरेंज है, डजन मेन वर्ड नहीं है, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो सी और डी दोनों गलत हो गए। ए और बी में से देखना है कौन सा सही, ए या बी। ये जो ए कह रहे हैं इनकी अकल कट गई है क्या, है? अर्डजन सिंगुलर मान रहे हो क्या? देखो एक चीज समझना है, यहाँ पे जो बच्चे अर्डजन नंबर को सिंगुलर मान रहे हैं तो फिर तो उन्हें आ मिलियन को भी सिंगुलर मानना पड़ेगा, फिर तो 1000 को भी सिंगुलर ही मानना पड़ेगा, फिर तो 100 को भी सिंगुलर ही मानना पड़ेगा। तो ऐसे तो मल्टीपल सिंगुलर हो गए, सिंगुलर एक ही होता है बस, वन, और इसके अलावा सब प्लूरल होते हैं। तो ये जो हम अ डजन, अ मिलियन, अ थाउजेंड लिख रहे हैं भैया, ये प्लूरल नंबर होते हैं। अ डजन का मतलब 12, तो वो प्लूरल है, अ मिलियन भी प्लूरल है, तो उसको हम लिखेंगे अ डजन ऑरेंजेस, ठीक है। बाकी इतना अपना रिवीजन करना, बाकी कल अपना इसको आगे बढ़ाते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, और आगे कंटिन्यू करेंगे और रिवीजन करके आना। आज के लिए सभी को बाय।